मधुरिमा के लाख समझाने और मन्नतें करने के बाद भी धर्मेंद्र सिंह राजपूत उस ब्लू मून के प्राइवेट रूम के दरवाजे को लात मारकर अंदर चला जाता है, लेकिन वो अंदर किसी गुंडे की तरह अंदर नहीं जाता। मामला स्कूल के बच्चों का था, उसे उनके सामने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना था। उसे ये लगा था कि उसके बेटे विकास को मारने वाला भी कोई स्कूल का लड़का ही होगा। उस प्राइवेट क्लब की लाइट्स बंद थी और समर एक कोने में बैठा हुआ था, उसकी सिर्फ परछाई ही नजर आ रही थी। धर्मेंद्र सिंह अंदर जाता है और कहता है, जो भी कोने में छुपा बैठा है, मेरे सामने आ और मेरे बेटे से अभी के अभी माफी मांग। समर अपनी गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हारा बेटा इस लायक नहीं है। जिनचैंग ये आवाज सुनकर मन ही मन सोचता है कि ये आवाज कहीं जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने ये आवाज आखिर सुनी कहाँ है। धर्मेंद्र सिंह को नहीं समझ में आया था कि वो आवाज समर की है। वो समर से हंसते हुए कहता है, बच्चे, यहाँ मजाक नहीं चल रहा, जल्दी से खड़ा हो और पैरों में गिरकर मेरे बेटे से माफी मांग, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे कभी कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ब्लू मून के मैनेजर को समर को 10 मिनट के अंदर ढूंढने के लिए अपने पर बड़ा गुरूर था। वो धर्मेंद्र सिंह के सामने खुद को और अच्छा दिखाने के लिए प्राइवेट रूम के अंदर जाता है और उस रूम की लाइट्स ऑन कर देता है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, धर्मेंद्र सिंह देखता है कि समर वहां बैठा हुआ था, वही समर जिसे उसने धर्म एसोसिएशन की मीटिंग में एक महान मार्शियल आर्टिस्ट को पछाड़ते हुए देखा था। धर्मेंद्र सिंह राजपूत समर को देखकर चौंक जाता है। वो हकलाते हुए समर से कहता है, मास्टर समर, आप यहाँ कैसे? समर धर्मेंद्र सिंह को जवाब देते हुए कहता है, क्यों, मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? इत्तेफाक से विकास आपका बेटा हो सकता है, तो क्या मैं मधुरिमा का दोस्त नहीं हो सकता? धर्मेंद्र सिंह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए समर से कहता है, अरे नहीं नहीं मास्टर समर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। अपने पिताजी को समर को मास्टर कहते हुए देख विकास राजपूत के होश गुल हो जाते हैं। वो अपने पिता से कहता है, पापा, क्या आपको कोई भूत चिमट गया है क्या? आप इस मामूली से इंसान को मास्टर कहकर क्यों बुला रहे हैं? ये तो एक नंबर का। इससे पहले कि विकास कुछ और कहता, धर्मेंद्र सिंह उसके गाल पर एक जोर का चांटा मार देता है। ये सब देखकर वहां खड़े हुए सभी लोग दंग रह जाते हैं। विकास राजपूत धर्मेंद्र राजपूत की एक लौती संतान थी। धर्मेंद्र ने आज तक विकास पर कभी हाथ नहीं उठाया था। दूसरों का हाथ उठाना तो दूर की बात, अगर विकास से कोई ऊंची आवाज में भी बात कर लेता तो धर्मेंद्र सिंह उस शख्स को छोड़ता नहीं था। और यहाँ वो एक साधारण से पतले दुबले इंसान को मास्टर कहकर बुला रहा था। धर्मेंद्र सिंह अपने बेटे विकास पर चिल्लाते हुए कहता है, तू चुप रह, बिल्कुल चुप, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें तू कहकर बात करने की? धर्मेंद्र सिंह समर से हंसते हुए कहता है, मास्टर समर, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं था कि आप कौन है। समर धर्मेंद्र सिंह से कहता है, कैसे माफ कर दूं इसे? इसने मेरी बहन और उसकी दोस्त को ड्रग वाली शराब पिलाई है, जिसकी वजह से ये अब तक बेहोश है। धर्मेंद्र सिंह समर की शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कैसे भी करके उसे ये मामला रफा दफा करना होगा, वरना समर ना विकास को छोड़ेगा ना उसे। धर्मेंद्र सिंह विकास से कहता है, क्यों रे, तूने मास्टर समर की बहन को शराब में ड्रग मिलाकर बेहोश किया? विकास अपनी रोतली आवाज में आप पिताजी से कहता है, पापा, मैं तो बस इन दोनों लड़कियों के साथ रात बिताना चाहता था। आप मुझ पर इस तरह क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जैसे आप पहली बार मुझे ऐसा करते देख रहे हैं? मैं तो बस थोड़ी मस्ती करना चाहता था। धर्मेंद्र सिंह विकास को डांटते हुए कहता है, मस्ती मस्ती नहीं, तुमने मास्टर समर की बहन को छेकर खुद की मौत को बुलावा दिया है। इतना कहकर धर्मेंद्र सिंह समर की ओर देखकर उसके हाथ जोड़ते हुए कहता है, मास्टर समर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे बेवकूफ़ बेटे से गलती हुई है, इसे माफ़ कर दीजिए। समर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहता है, ये इसकी गलती नहीं है, ये इसकी बुरी शिक्षा का असर है जो तुमने ही इसे दी है। समर की ये बात सुनकर धर्मेंद्र सिंह एकदम चुप हो जाता है। उसके पास अब कोई एक्सक्यूजेज नहीं बचे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो समर से क्या कहे। वो अपनी आंखें झुकाकर समर के सामने खड़ा हो जाता है। विकास सिंह समर से कहता है, पता नहीं तुमने मेरे पिताजी और जगत सिंह पर क्या जादू किया है, लेकिन मेरे दादाजी एक बहुत बड़े मार्शियल आर्टिस्ट हैं, उन पर तुम्हारे जादू का कोई असर नहीं होगा। इतना कहकर वो जिन चैंग, जो कि उस प्राइवेट रूम के गेट पर खड़ा था, उसकी ओर चला जाता है। समर विकास सिंह की बात को नजरअंदाज कर धर्मेंद्र सिंह राजपूत से पूछता है, क्या तुम्हारे अलावा धर्म एसोसिएशन के यहाँ और भी सदस्य आए हैं? धर्मेंद्र सिंह समर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हाँ, जब मुझे मेरे बेटे की तरफ से कॉल आया था तब मास्टर जिन चांग भी मेरे साथ ही थे। वो हमारे परिवार के अच्छे खासे परिचित है, मेरे बेटा उन्हें दादाजी कहकर बुलाता है। समर हंसते हुए धर्मेंद्र सिंह से कहता है, अच्छा, वो टकला जो काफी कम बोलता है? समर की ये बात सुन धर्मेंद्र को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वो समर को जिन चांग के बारे में बताना चाहता था कि जिन चांग भी कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने काफी सालों तक योग साधना कर अपनी सारी इंद्रियों और शक्तियों को अच्छे से अपने बस में करना सीखा है। इससे पहले कि वो समर को जिन चांग के बारे में बताता, विकास सिंह राजपूत जिन चांग को अंदर लाता है और जिन चांग से कहता है, दादाजी देखिए, यही है वो आदमी जिसने पिताजी को अपने वश में कर लिया है। मुझे पता है आप एक मार्शियल आर्टिस्ट है, इसका जादू आप नहीं चल पाएगा। प्लीज पापा को इसके वश से बाहर निकालिए और इसका वो हाल कीजिए कि इसकी आगे की पीढ़ी राजपूत परिवार के नाम सुनते ही कांपने लग जाए। ये कहते वक्त विकास सिंह राजपूत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे अपने दादाजी पर बहुत विश्वास था कि वो अब समर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिन चैंग अपने दोनों हाथ आगे बांधकर उस प्राइवेट रूम के अंदर आता है और समर के सामने झुककर उसे नमस्ते कहता है। समर भी अपना सर झुकाकर जिन चांग को मार्शियल आर्ट्स की भाषा में नमस्कार करता है।
जिन चैंग समर से मुस्कुराते हुए पूछता है, मास्टर समर, कैसे हैं आप? समर जिन चैंग को जवाब देते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है आपके पोते का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। विकास सिंह राजपूत को अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। पहले जगत सिंह, फिर उसके पिताजी धर्मेंद्र सिंह राजपूत और अब उसके दादाजी, जो कि एक काफ़ी बड़े मार्शियल आर्टिस्ट है, वो भी समर के सामने झुककर उसे नमन कर रहे थे। उसे इतना पता था कि अगर वो वहाँ कुछ और देर रुका तो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। वो छुपकर उस प्राइवेट रूम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मेंद्र सिंह उसे भागते हुए देख लेता है और उसकी कॉलर पकड़कर उसे कहता है, अरे कहाँ भाग रहा है तू? अभी के अभी मास्टर समर के पैरों में झुककर उनसे माफ़ी मांग। विकास सिंह अपने पिताजी से कहता है, अरे आप सभी लोग पागल हो चुके हो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। आपको इस समर के बच्चे की आरती भी उतारनी हो तो वो भी उतर लो, मैं तो चला यहाँ से। धर्मेंद्र सिंह विकास का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, माफ़ी तो तुम्हें इनसे मांगनी ही पड़ेगी बेटे, वरना मैं तुम्हें घर जाकर इससे भी बुरी सजा दूंगा। विकास राजपूत अपने पिता की बात सुनकर रो पड़ता है। वो जिन चांग की ओर देखते हुए कहता है, दादाजी देखिए, ये सब मेरे साथ कैसे कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जिन चैंग विकास की बात सुनकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। जैसे ही वो अपने हाथ को थोड़ा जोर से विकास के कंधे पर दबाता है, विकास को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो और उसे मजबूरन समर के सामने झुकना पड़ता है। विकास की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसके दादाजी जिन चैंग की शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर खड़ी मधुरिमा जिन चैंग की शक्तियों को देखकर हैरान रह जाती है। जिन चैंग के द्वारा विकास के कंधों को सिर्फ हल्का सा छूने पर वो जमीन पर झुकने के लिए मजबूर हो गया था। एक मार्शियल आर्टिस्ट ही ऐसे मार्शियल आर्ट्स की परख कर सकता था। मार्शियल आर्ट्स की फील्ड में एक कहावत है, जो एक्सपर्ट होता है वो परफॉर्मर की स्किल्स को देखता है, और जिसे स्किल्स का कोई ज्ञान नहीं होता वो सिर्फ शो एंजॉय करता है। ये देखने के बाद मधुरिमा इस बात से भी हैरान थी कि इतना बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट कैसे समर को मास्टर कहकर बुला रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या समर ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट है। जिन चैंग विकास के कंधे पर अभी भी हाथ रखे हुआ था। जिन चैंग मुस्कुराते हुए समर से कहता है, मास्टर समर, विकास को बचपन से ही इसके घरवालों ने बड़े लाड प्यार से पाला है। बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी इसे कभी नहीं डांटा। ये उसी का फल है कि आज ये इतनी बड़ी भूल भी बिना सोचे समझे कर देता है और सोचता है कि इसके पिताजी आकर सब संभाल लेंगे। आप आज इसे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेगा। समर जिन चांग से कहता है, मिस्टर चांग, बात माफ़ी की नहीं है, बात यहाँ नुकसान की है। इसने मेरी दोनों बहनों को शराब पिलाकर और उन्हें बेहोश कर उनका फ़ायदा उठाना चाहा है। जिन चैंग समर से कहता है, हम इस नुकसान की भरपाई ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहें तो भरपाई के रूप में हम आपको 17 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। जिन चैंग की बात सुनकर धर्मेंद्र सिंह एक राहत की सांस लेता है। पैसों से मामला रफा दफा करना धर्मेंद्र सिंह को पसंद था। उसके पास पैसों की ज़रा भी कमी नहीं थी। यही कारण था कि वो धर्म एसोसिएशन के 9 डायरेक्टर्स में से एक था। समर जिन चांग से कहता है, ठीक है, मुझे आपका ये सौदा मंजूर है, लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। अगर आज के बाद इसने मेरी दोनों बहनों का किसी भी तरह से फ़ायदा उठाना चाहा या इन्हें हानि पहुंचाई तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिन चैंग हाँ में अपना सर हिलता है और समर से कहता है, यस मास्टर समर, आई विल नेवर फॉरगेट माई प्रॉमिस। इतना कहकर जिन चैंग धर्मेंद्र सिंह राजपूत की ओर इशारा करता है और एक ही क्लिक में धर्मेंद्र सिंह समर के खाते में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। धर्मेंद्र सिंह राजपूत जाते जाते समर से सॉरी कहकर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेता है। सपना को अब तक होश नहीं आया था। घर के लिए जाने को समर ब्लू मून के बाहर एक ऑटो करता है और सपना को लेटा कर लाल चौक की ओर निकल जाता है। मधुरिमा भी उनके साथ ही लाल चौक तक जाती है। जब से मधुरिमा ने जगत सिंह कुमावत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत और जिन चैंग जैसे प्रसिद्ध और पावरफुल लोगों को समर के आगे झुकते हुए देखा था, तब से उसके मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर समर है कौन। जैसे ही समर मधुरिमा के साथ सपना को लेकर लाल चौक पहुंचता है, मधुरिमा समर से पूछती है, समर भैया, क्या मैं जान सकती हूँ वहाँ क्लब में मिस्टर धर्मेंद्र और मिस्टर जिन चैंग मास्टर क्यों कहकर बुला रहे थे? जब मधुरिमा लाल चौक पहुंचते से समर से पूछती है कि क्या वो एक मार्शियल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है, समर मधुरिमा के सर पर हार फेरते हुए कहता है, बेटा तुम अभी इस बात को राज ही रहने दो तो ही अच्छा है। समर की ये बात सुनकर मधुरिमा का शक यकीन में बदल जाता है। वो समर के बारे में और जानने के लिए आतुर हो जाती है। वो समर से कहती है, समर भैया, क्या आप प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? समर मधुरिमा से कहता है, नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें शायद ही कुछ सिखा पाऊंगा। अगर कभी मौका मिला तो हम ज़रूर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। समर के ना करने पर मधुरिमा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो जानती थी कि मार्शियल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर होना कोई मामूली बात नहीं है, और वैसे भी वो समर से आज ही मिली थी, इसलिए ये प्रश्न पूछते वक्त उसकी एक्सपेक्टेशंस कम ही थी। समर जैसे ही अपने और सपना के घर पहुंचता है, वो मधुरिमा से कहता है, अब तुम घर जा सकती हो। सपना की फिक्र मत करो, मैं सपना को होश में लाने की कोशिश करूंगा। सपना का घर मधुरिमा ने पहले भी देख रखा था। मधुरिमा जानती थी कि सपना एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब मधुरिमा ने समर का घर देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान एक मार्शियल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है उसका घर इतना छोटा होगा, जहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होंगी। वो मन ही मन सोचती है कि अगर समर उसके पिताजी के मार्शियल आर्ट्स क्लब में काम कर रहा होता तो वहाँ उसे उसके टैलेंट के लिए उसे लाखों रुपए मिलते। मधुरिमा समर से बिना कुछ कहे उसकी और मुस्कुराते हुए लाल चौक से अपने घर की ओर चली जाती है। समर सपना को अपनी गोद में उठाकर सपना के रूम में ले आता है।
वो सपना को उसके बेड पर लेटा देता है और उसके बेड के पास एक चटाई बिछाकर सपना को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। करीबन 1 घंटे बाद सपना होश में आकर समर से कहती है, समर भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। समर सपना को होश में देखकर काफी खुश होता है। वो सपना से कहता है, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। समर सपना के रूम से बाहर जाता है और लाल चौक के एक प्रसिद्ध ढाबे से खाना पैक करवा कर ले आता है। सपना का नशा अब पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन उसकी बॉडी को एनर्जी की बेहद जरूरत थी। सपना समर का लाया हुआ खाना देखकर काफी खुश होती है और ऐसे खाती है जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। समर उसे खाते हुए देखकर मंद ही मंद मुस्कुराता है। समर बस किसी भी तरह हमेशा सपना को खुश और सुरक्षित रखना चाहता था। खाना खा लेने के बाद समर सपना से कहता है, चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हारी बॉडी को अभी भी आराम की जरूरत है। सपना समर से कहती है, नहीं भैया, अभी मुझे स्कूल के लिए एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैं उसके बाद ही सोऊंगी। समर को पता था सपना एक होनहार स्टूडेंट है। समर के मना करने पर भी वो इस वक्त सोने के लिए राजी नहीं होंगी। समर सपना से कहता है, ठीक है, तुम अपना असाइनमेंट पूरा करो, मैं अब चलता हूँ। जैसे ही समर अपने रूम पर जाने के लिए सपना के रूम के दरवाजे की ओर बढ़ता है, सपना उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है, मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद भैया, अगर आज आप वक्त पर ना आते तो पता नहीं मेरे और मधु के साथ वो राक्षस क्या करता। ये कहते हुए सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर सपना के आंसू पोंछकर उसे कहता है, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। बस आगे से ध्यान रखना कि तुम ऐसी जगह ना जाओ, और जाओ भी तो अच्छे लोगों के साथ। और हाँ, रही बात उस राक्षस की, तो जब तुम बेहोश थी मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो कभी तुम्हें परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं करेगा। ये कहकर समर वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। समर अब काफ़ी थक चुका था। मधुरिमा और सपना को होश में लाने के लिए उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। वो अपने रूम में आता है और एक हॉट बात लेकर अपने बेड के पास एक चटाई बिछाटा लेता है और करीबन 1 घंटे के लिए ध्यान में चला जाता है। 1 घंटे बाद समर कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर उन्हें पानी के साथ खा लेता है। ऐसा करने से समर की सारी शक्तियाँ रिस्टोर हो जाती है। वक्त काफ़ी बीत चुका था और अब रात हो चली थी। समर आराम करने के लिए अपने पलंग पर लेट जाता है। कुछ ही देर बाद कोई समर का दरवाज़ा खटखटाता है। समर मन ही मन सोचता है, कहीं सपना को कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। समर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है और हाथ में ग्लव्स पहने हुए है, उसके दरवाजे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ी है। ये लड़की और कोई नहीं, समर की साली प्रेरणा थी। समर प्रेरणा को वहाँ देख बेहद नाराज हो जाता है। वो प्रेरणा से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें इस जगह का पता किसने दिया? प्रेरणा समर को जवाब देते हुए कहती है, शायद आप भूल गए हो, मैं प्रेरणा शेखावत हूँ, कहीं भी कभी भी किसी के भी होने का पता चुटकियों में लगा सकती हूँ। समर प्रेरणा की ये बात सुनकर आंखें घुमाकर कहता है, बताओ क्यों आए हो यहाँ? प्रेरणा समर का रूम देखते हुए उसे कहती है, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप हमारा आलिशान बेंगलोर छोड़कर इतनी गंदी जगह में क्यों रह रहे हैं जीजू? प्रेरणा की बात सुनकर समर को गुस्सा आ जाता है। वो प्रेरणा से कहता है, तुम बता रही हो यहाँ किस काम के लिए आए हो, या मैं दरवाजा बंद करके सोने चला जाऊं? इससे पहले कि प्रेरणा कुछ कहती, प्रेरणा के पीछे से एक व्यक्ति ब्लैक कलर का सूट पहने हुए और अपने हाथों में सूटकेस लिए हुए समर और प्रेरणा पास आ खड़ा होता है। वो शख्स रोबिन था। रोबिन को देख समर का गुस्सा और बढ़ जाता है। समर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रोबिन से कहता है, ओह मोहतरमा, मेरा मतलब मिस्टर रोबिन, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? और ये सूटकेस लेकर क्यों घूम रहे हो? हार के दुख में रेस छोड़कर जादू दिखाने का बिजनेस शुरू कर दिया क्या? रोबिन समर की बातों को नज़रअंदाज कर अपना सूटकेस खोलती है और समर की ओर दिखाकर कहती है, इसमें पूरे 4 करोड़ रुपए है, शर्त यह है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे घर चलना होगा। समर हंसते हुए रोबिन से कहता है, मुझे अपने घर बुलाने की इतनी जल्दी? अगर तुम लड़की होती तो शायद मैं सोचता भी, लेकिन तुम तो एक खूबसूरत लड़का हो, और वैसे भी मैं पैसों के लिए कहीं जाता नहीं, अपनी स्किल्स बेचता हूँ, अपनी बॉडी नहीं। रोबिन जानती थी कि समर को अच्छी तरह पता था कि वो एक लड़के के भेस में एक लड़की है, और इसी बात पर समर का इस तरह उससे इनडायरेक्टली मजाक करना रोबिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जब भी समर ऐसा मजाक करता था, रोबिन मन ही मन उसे गाली देती थी। उस वक्त रोबिन ये सोच रही थी कि इतने घटिया से घर में रहना वाला आदमी 4 करोड़ रुपए कैसे ठुकरा सकता है। रोबिन समर को जवाब देते हुए कहती है, याद है जब तुमने मुझे गुमनाम पहाड़ी पर रेस में हराया था, और जब तुमने मेरा इलाज किया था, तब तुमने मुझे कहा था कि मुझे पहले किसी ने जहर दिया था। समर रोबिन से कहता है, बेहोश तुम थे, मैं नहीं, मुझे सब याद है, तुम आगे बोलो। रोबिन थोड़ा एक्साइटेड होकर समर से कहती है, जब मैं घर गया मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा और मैं इस नतीजे पर आया कि तुम्हारी बात सच हो सकती है। समर ये सुनकर अपने पलंग पर एक राजा की भांति बैठ जाता है और रोबिन से कहता है, तब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था, तब तो तुम कह रहे थे कि मैं कोई फ्रॉड आदमी हूँ, तो अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? समर की बात सुन प्रेरणा समर से कहती है, जीजा जी प्लीज़ रोबिन के लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो, वो आज इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया है। प्रेरणा का इतने प्यार से समर के शांत बर्ताव करने से समर को दाल में कुछ काला लगता है। वो रोबिन से कहता है, अच्छा तो तुमने मेरी साली को भी पैसे देकर उसे अपनी तरफ कर लिया है। समर की इस बात से प्रेरणा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर समर से चिल्लाते हुए कहती है, पैसा पैसा पैसा, ये आदमी पूरे 5 घंटे से तुमसे मिलने के लिए हमारे घर के सामने खड़ा था, और तुम सोचते हो कि इसकी नीयत में खोट है? समर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रेरणा से कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने ज़रूर आपस में कोई डील की है।
समर ने ये बात प्रेरणा और रोबिन से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि प्रेरणा उसकी बात सुनकर सकपका जाती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं मेरी रोबिन की स्पोर्ट्स कार उधर लेने की बात जीजू को पता तो नहीं चल गई। प्रेरणा के भाव देखकर समर समझ जाता है कि अब तो जरूर दाल में कुछ काला है। वो प्रेरणा से कहता है अगर तुम दोनों के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं तो तुम अपना सूटकेस लेकर यहाँ से जा सकते हो। प्रेरणा समर के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है प्लीज जीजू, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखिए ना रोबिन कितने प्यार से आपको इनवाइट कर रहा है, प्लीज हाँ बोल दीजिए, कहो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रेरणा को लगा था कि अगर वो समर को इस तरह छूकर उससे रिक्वेस्ट करेगी तो समर हाँ कह देगा, लेकिन समर को पता था कि ये दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। समर प्रेरणा का हाथ अपने कंधे से हटाकर कहता है भूल जाओ प्रेरणा, तुम्हारा ये हथियार मुझ पर काम नहीं करेगा। जब तुम दोनों मुझे सच नहीं बता देते तब तक मैं किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं करूंगा। समर की बात सुनकर प्रेरणा को अब गुस्सा आ जाता है। वो समर से कहती है जीजू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम दोनों इतनी दूर से इतनी छानबीन करके आपको ढूंढते हुए आपके पास आए हैं और इतना पैसा भी लाए हैं, फिर भी आप सिर्फ एक हाँ के लिए हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? समर प्रेरणा को उस पर गुस्सा करते देख उसे कहता है अरे भाई, माना तुम अपने साथ एक मोटी रकम लाए हो, लेकिन जब तक मुझे ये ना पता चलेगा कि तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या, तब तक मैं कैसे हाँ कर दूं? कल को ये पता चले कि पैसा देकर तुम मुझे किसी गुफा में ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत कर दो तो पैसा अपनी जगह और जान अपनी जगह। इससे पहले कि प्रेरणा समर से कुछ कहती, रोबिन प्रेरणा के कंधे पर हाथ रखते हुए इशारा करती है और समर से कहती है दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत कुछ सालों से बहुत खराब है, उन्हें सालों पहले किसी ने जहर दिया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते। मैं जब छोटा था तभी मेरी माँ एक गंभीर बीमारी की वजह से जा चुकी थी, तब से मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मेरी हर जिद पूरी की है और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन अब जब वो बीमार है मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मैंने उनका इलाज हर एक अस्पताल में करवाने की कोशिश की, आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी हर तरह का ट्रीटमेंट दिया है उन्हें, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। तुमने मुझे उस दिन कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो और एक बार मेरे पिताजी की हालत देखकर उनका इलाज करने की कोशिश करो। जब समर रोबिन की परेशानी और उसके वहां इतने रुपयों के साथ आने की वजह सुनता है तब उसे रोबिन के लिए बहुत बुरा लगता है। वह जानता नहीं था कि रोबिन अपनी जिंदगी में इतनी कठिनाइयों का सामना कर रही है, लेकिन समर रोबिन के लिए दुख की भावना अपने चेहरे से दिखने नहीं देना चाहता था। वो रोबिन से कहता है हम तो ये बात है, ठीक है, जिस तरह तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई है मुझे लगता है कि तुम सच कह रही होगी। समर की यह बात सुन रोबिन एक चैन की सांस लेकर समर से कहती है तो बताओ, तुम चलोगे ना हमारे साथ, करोगे ना मेरी मदद? समर रोबिन से कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दरअसल मेरे ट्रीटमेंट के 3 उसूल है और जब मैं किसी पेशेंट का इलाज करता हूं तो इन उसूलों को ध्यान में रखकर ही करता हूं। समर की बात सुनकर प्रेरणा अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और समर से कहती है 3 उसूल? जीजू आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कोई महान और ज्ञानी डॉक्टर है, सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि आपको ये 4 करोड़ कम लग रहे हैं? समर प्रेरणा से कहता है मानो या ना मानो, मैं एक महान तो नहीं लेकिन स्किलफुल डॉक्टर जरूर हूँ। समर की बातें सुनकर प्रेरणा की हंसी रोके नहीं रुकती। वह हंसने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए समर से कहती है हाँ हाँ मान लिया, स्किलफुल डॉक्टर। इतना कहकर प्रेरणा वापस जोर से हंसने लग जाती है, लेकिन दूसरी ओर बैठी रोबिन को समर के इलाज के बारे में पता था। वह जानती थी कि समर उसके पिताजी को ठीक कर सकता है, लेकिन जब समर ने बताया कि उसके कोई 3 उसूल है, रोबिन परेशानी में पड़ जाती है और समर से पूछती है कैसे 3 उसूल? समर रोबिन से कहता है पहला उसूल, मैं उनकी मदद नहीं करता जो अमीर तो है लेकिन दयावान नहीं। दूसरा, ना ही मैं उनकी मदद करता हूं जो लोगों को हानि पहुंचाकर मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। और तीसरा, मैं उनकी मदद भी नहीं करता जो अपनी सुंदरता को छुपाते हैं। और तुम मेरे तीसरे उसूल की कैटेगरी में आते हो। समर की यह बात सुनकर रोबिन को गुस्सा आ जाता है। वह समर से चिल्लाते हुए कहती है ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? माना कि तुम्हारे पहले 2 उसूल जायज है, लेकिन तीसरे उसूल से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो तुम्हें अगर यह पैसे कम लग रहे हो तो मैं तुम्हें और पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ ऐसी सीरियस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक ना करो। समर मुस्कुराते हुए रोबिन से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं पैसों से नहीं अपने उसूलों से काम करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रोबिन को समझ में नहीं आता कि आखिर समर का तीसरा उसूल उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। रोबिन कैसे भी करके समर को अपने पिताजी के इलाज के लिए मानना चाहती थी। वह समर से पूछती है मैं अपने पिताजी को स्वस्थ देखने के लिए तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ, बताओ मैं ऐसे क्या करूँ कि तुम मेरे पिताजी का इलाज करने के लिए हाँ कह दो? समर रोबिन से कहता है मैं तुम्हें लड़कियों के कपड़ों में देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर प्रेरणा हैरान रह जाती है। वह समर से कहती है जीजा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि आपको लड़कों में भी दिलचस्पी है। समर प्रेरणा की बात सुनकर इस सोच में डूब जाता है कि अब वह उसे कैसे बताए कि वह क्यों रोबिन को लड़कियों के कपड़ों में देखना चाहता था। आखिर गुमनाम पहाड़ी पर रोबिन का इलाज करते वक्त उसने रोबिन से वादा किया था कि वह कभी किसी को इस बात की खबर नहीं होने देगा कि रोबिन एक लड़की है। समर अपना सर नीचे झुकाकर प्रेरणा से कहता है नहीं, वो मैं। इससे पहले कि समर कुछ कहता, रोबिन प्रेरणा से कहती है मैं एक लड़की हूँ। रोबिन की सुरीली आवाज में यह सच सुनकर प्रेरणा को आश्चर्य होता है। वह रोबिन की ओर देखते हुए कहती है लड़की? तुम लड़की कैसे हो सकती हो? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें तो कार रेस का राजा कहा जाता है। जोधपुर की सभी लड़कियां तुम पर मरती है। नहीं नहीं,
मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। रोबिन प्रेरणा से कहती है, प्रेरणा, मैं सच कह रही हूँ। दरअसल बात यह है कि हमेशा से मुझे कार रेसिंग बहुत पसंद है और हमारे जोधपुर में लड़कों के द्वारा ही कार रेस करने का चलन है। अगर लोगों को पता चलता कि एक लड़की कार रेसिंग कर रही है तो वह मुझे कभी रेस नहीं करने देते और मेरे बारे में बुरा भला कहते। लोगों की इसी रूढ़िवादी सोच के कारण मुझे ये भेष धारण करना पड़ा और धीरे धीरे मुझे बहुत लोग जानने लगे, मेरे समर्थक बने। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसी भेष में रहने का फैसला किया। प्रेरणा रोबिन से कहती है, मैं एक लड़की होने के नाते तुम्हारी हर एक बात समझ सकती हूँ। आजकल समाज लड़कियों को चैन से जीने नहीं देता, उन्हें हमारी हर बात से तकलीफ है और यह उनके हमें जज करने की आदत बहुत बुरी है। प्रेरणा की बात सुन रोबिन प्रेरणा से पूछती है, तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। प्रेरणा रोबिन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस बात की खबर किसी को नहीं होने दूंगी। तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम लड़की हो फिर भी तुम्हारा सीना इतना फ्लैट कैसे है। मेरा मतलब, लड़की होकर फ्लैट ब्रेस्ट होना कोई शर्म की बात नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे ही पूछ लिया। और वैसे भी आजकल तो ब्रेस्ट बढ़ाने के इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं, मेरे जीजाजी ही शायद तुम्हें कोई ऐसी दवाई बता दे जिससे तुम्हारे ब्रेस्ट बढ़ सके। समर हल्के से मुस्कुराते हुए प्रेरणा से कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रोबिन के ब्रेस्ट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। समर के इतना कहने पर प्रेरणा उसे शक भरी निगाहों से देखने लगती है और रोबिन समर को ऐसे देखती है जैसे वह अभी के अभी उसे खा ही जाएगी। प्रेरणा अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए समर से पूछती है, आपको कैसे पता कि रोबिन के ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, कहीं आप और रोबिन? इससे पहले कि समर कुछ कहता रोबिन प्रेरणा से कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रेरणा रोबिन से कहती है, मैंने तुमसे तो पूछा नहीं, फिर तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? प्रेरणा की बात सुनकर समर प्रेरणा से कहता है, अरे उसने इसलिए ऐसा कहा था कि तुम हमारे बारे में कुछ गलत ना समझो। समर का साथ देते हुए रोबिन प्रेरणा से कहती है, हाँ हाँ, मैंने इसीलिए ऐसा कहा था ताकि तुम गलत ना समझो, मेरे कोई पसीने वसीने नहीं छूट रहे। इतना कहकर रोबिन इधर उधर देखने लगती है और वही पलंग पर बैठा हुआ समर भी प्रेरणा की आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। समर और रोबिन मन ही मन इस चीज़ के लिए डर रहे थे कि कहीं प्रेरणा को यह ना पता चल जाए कि समर ने रोबिन को होश में लाने और उसका इलाज करने के लिए उसकी सारी शर्ट खोली थी। समर को किसी भी तरह बात बदलना था ताकि प्रेरणा का ध्यान कहीं और मूड जाए। समर रोबिन से कहता है, रोबिन, तुमने अभी बताया ना तुम्हारे पिताजी बीमार है, चलो चलो अभी चलो, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। प्रेरणा समर से कहती है, अभी तो आप बोल रहे थे कि रोबिन आपके उसूलों की कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर अब इसके पिताजी को ठीक करने की इतनी जल्दी क्यों? कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? समर प्रेरणा से कहता है, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था साली साहिबा, इसके पिताजी की हालत गंभीर है, मुझे अभी ही उनका इलाज करना पड़ेगा, हम बिना कोई देरी किए यहाँ से निकल जाते हैं, मजाक बाद में होता रहेगा। प्रेरणा समर से मुस्कुराते हुए कहती है, ओह अच्छा तो ये बात है, मैं खमाखा ही कुछ और सोचने लगी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। रोबिन और समर प्रेरणा की बात सुन एक चैन की सांस लेते हैं। रोबिन समर से कहती है, थैंक यू सो मच समर, तुम सच में ही एक दयालु और महान डॉक्टर हो। प्रेरणा रोबिन की ओर मुंह मोड़ते हुए कहती है, हाँ मेरे जीजाजी एक महान डॉक्टर है। समर जाने से पहले अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगता है। रोबिन समर को देख उससे से कहती है, चलो ना देर क्यों कर रहे हो अब? समर रोबिन से कहता है, अरे मेरी माँ, कपड़े तो बदल लूँ, तुम दोनों मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। समर अपने कपड़े बदलकर अलमारी में से एक छोटी पोटली निकालकर उसे अपने जेब में रख लेता है और कुछ ही देर में समर और रोबिन प्रेरणा के साथ ईशा की रेड फरारी से वहां से निकल जाते हैं। वही रेड फरारी जो समर ने रोबिन के साथ रेस करने के लिए गुमनाम पहाड़ी पर चलाई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद सब लोग रोबिन के घर पहुंच जाते हैं। रोबिन का घर एक पोश एरिया में था। वह जोधपुर की फेमस सिल्क सिटी में रहती थी। जोधपुर के सारे अमीर लोग सिल्क सिटी में रहना ही पसंद किया करते थे। सिल्क सिटी दो पहाड़ों के बीच स्थित एक रिच सोसाइटी थी। रोबिन का घर शेखावत हाउस से भी बड़ा था। उसके घर के सामने अपना एक प्राइवेट पूल और प्राइवेट पार्किंग भी थी। रोबिन रेड फरारी अपने घर के सामने पार्क करती है और समर और प्रेरणा से कहती है, मैं पहले जाती हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो ताकि वापस आते वक्त तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समर जब फरारी से बाहर निकलता है, रोबिन के घर के बाहर का डेकोरेशन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन कहता है, इसके घर के सामने ये जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन और इसके आसपास की सजावट ही अकेले 100 करोड़ की होंगी। ये लड़की आखिर है कौन? इसके पिताजी के इलाज के लिए मैंने सिर्फ 4 करोड़ में मांगकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? जैसे ही रोबिन समर और प्रेरणा के साथ उसके घर के अंदर जाती है, रोबिन का हाउसकीपर रोबिन से पूछता है, मैडम, आप तो उस महान डॉक्टर को लेने गई थी ना जिसकी आप तारीफ करते नहीं थक रही थी, जिसने आपका इलाज कुछ ही देर में कर दिया था, वह डॉक्टर कहाँ है? रोबिन समर की ओर इशारा कर उसके हाउसकीपर से कहती है, काका, जिसके बारे में मैं बता रही थी वह यही तो है, इन्होंने ही मेरा इलाज कर मुझे ठीक किया था। समर ने उस वक्त एक साधारण सी टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसने अपने पैरों में स्लीपर्स पहने हुए थे। समर का ये साधारण पहनावा देख रोबिन के घर का हाउसकीपर मन ही मन सोचता है कि यह मामूली आदमी कैसे एक महान डॉक्टर हो सकता है। इसने तो कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं जैसे यह एक चोर हो और ना ही इसके हाथ में कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स का बॉक्स है। इसका डॉक्टर होना किसी भी तरह से संभव नहीं है। हाउसकीपर रोबिन से कहता है, मैडम, यह कोई डॉक्टर नहीं है, यह एक फ्रॉड है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। हाउसकीपर की यह बात सुनकर प्रेरणा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, फ्रॉड?
यह क्या कह रहे हैं आप? मेरे जीजाजी कोई फ्रॉड नहीं है, वह सच में एक स्किलफुल डॉक्टर है जो कि किसी भी बीमारी का इलाज दूसरे डॉक्टर्स से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाउसकीपर रोबिन की ओर देख उससे कहता है, मैडम, मुझे तो लगता है ये लड़की भी इसके साथ ही मिली हुई है, ये दोनों मिलकर आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। रोबिन मुस्कुराते हुए हाउसकीपर से कहती है, काका, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये दोनों फ्रॉड नहीं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर रोबिन समर और प्रेरणा से कहती है, माफ़ करना, बात मेरे पिताजी के इलाज की है, इसलिए काका इतना शक कर रहे हैं, प्लीज़ इनकी बातों का बुरा मत मानना। रोबिन के घर का हाउसकीपर शेखावत हाउस के हाउसकीपर से ज़्यादा सभ्य और शालीन स्वभाव का था, इसलिए समर को रोबिन के हाउसकीपर की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता। वह रोबिन से कहता है, प्लीज़ तुम मुझे जल्दी ही पेशेंट के पास ले चलो ताकि मैं उनकी हालत देखकर उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकूं। जैसे ही रोबिन समर को अपने पिताजी के रूम में ले जाने के लिए आगे बढ़ती है, रोबिन का हाउसकीपर समर का हाथ पकड़कर उसे कहता है, रुको, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। रोबिन हाउसकीपर से पूछती है, क्यों काका, आप डॉक्टर को अंदर जाने से रोक क्यों रहे हैं? ठीक होगा अगर आप जल्द से जल्द इन्हें पिताजी के इलाज के लिए अंदर जाने दें। रोबिन का हाउसकीपर रोबिन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, सॉरी मैडम, मैं अभी इन्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। समर जब रोबिन के पिताजी का इलाज करने के लिए उनके कमरे में जाने लगता है, तब रोबिन का केयरटेकर उसे रोकते हुए कहता है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। रोबिन केयरटेकर से पूछती है, सुरेश काका, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर समर को अंदर क्यों नहीं जाने देते? सुरेश काका रोबिन से कहते हैं, बेटा साहब के इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक लंबी लाइन लगी हुई है, जब इनका नंबर आएगा तभी ये कमरे में जा सकेंगे। सुरेश काका की यह बात सुनकर समर को बुरा लगता है। वह सोचता है कि अगर रोबिन के पिताजी के इलाज के लिए पहले से ही डॉक्टर्स बुलाए हुए थे तो फिर उसे इतनी मिन्नतें करके रोबिन ने वहां क्यों बुलाया है। वहीं दूसरी ओर खड़ी रोबिन भी सुरेश काका की यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। इतने में ही पीछे से एक लंबी काठी का शख्स आकर रोबिन से गंभीर आवाज में कहता है, तुम तो रात भर गायब रहती हो, तुम्हें तो पिताजी की कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैंने जोधपुर के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स को पापा के इलाज के लिए बुलाया हुआ है। रोबिन उस शख्स को जवाब देते हुए कहती है, भैया आप घर वापस कब आए? आपने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? ये शख्स रोबिन का भाई था। समर और प्रेरणा रोबिन के भाई को देखकर हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की ओर ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रोबिन का भाई रोबिन से काफ़ी अलग दिखता था। एक तरफ रोबिन के चेहरे पर मासूमियत और सादगी साफ झलकती थी तो दूसरी ओर रोबिन के भाई का चेहरा और आंखें ऐसी थी जैसे वह किसी के खून का प्यासा हो। रोबिन का भाई रोबिन से गुस्से से कहता है, मुझे अपने घर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे कब तक ये बात छुपाकर रखने वाली थी कि पापा की तबीयत इतनी सीरियस है। रोबिन सुरेश काका से कहती है, काका मैंने आपसे वरुण भैया को बताने के लिए मना किया था ना, फिर आपने इन्हें पापा की तबीयत के बारे में क्यों बताया? सुरेश काका अपना सर झुकाकर रोबिन से कहते हैं, बेटा साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, मुझे लगा वरुण बाबा को इस बात की खबर देना ज़रूरी है। वरुण रोबिन से कहता है, अगर मैं इस स्थिति में यहाँ नहीं रहूँगा तो ये सब चीज़ें हैंडल कौन करेगा? तुम भूल गई हो कि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ और यह किस स्कैमर को लेकर आए हो तुम? ये इलाज करेगा पापा का, निकालो इसे अभी के अभी, मैंने शहर के बेस्ट डॉक्टर को बुला लिया है। वरुण की बात सुनकर रोबिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह दांत पीसते हुए वरुण से कहती है, ये कोई स्कैमर नहीं है, एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि ये पिताजी को जल्द ही ठीक कर देंगे। क्या आप इन्हें पिताजी को देखने का एक मौका भी नहीं दे सकते? और वैसे भी जब किसी चूहे को पकड़ना हो तो हम यह नहीं देखते कि वह चूहे पकड़ने वाली बिल्ली काली है या सफ़ेद, जो बिल्ली सबसे जल्दी चूहा पकड़ ले वही सबसे तेज और एक्सपर्ट बिल्ली होती है। यहाँ रोबिन का चूहे से मतलब उसके पिताजी की बीमारी से था। वह अपनी बातों से वरुण को समझाना चाहती कि वरुण चाहे जितने भी डॉक्टर्स बुला लें, समर से जल्दी उसके पिताजी का इलाज और कोई नहीं कर पाएगा। वरुण को रोबिन की बात समझ नहीं आती। वह रोबिन से कहता है, बात यहाँ चूहे बिल्ली की नहीं है, बात हमारे पिताजी की जिंदगी की है और तुम मुझसे ऐसी सिचुएशन में इस तरह लड़ रही हो जैसे अभी भी तुम्हें पिताजी की प्रॉपर्टीज़ के बंटवारे की फिक्र है, उनकी तबीयत की नहीं। वरुण की यह बात सुन रोबिन का गुस्सा अब उसके काबू में नहीं होता। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई उसके बारे में इतना घटिया सोच भी सकता है। वह गुस्से में वरुण की ओर 2 कदम बढ़ाकर उसके पास जाकर कहती है, मैंने 3 साल पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मुझे पिताजी की प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा भी नहीं चाहिए, लेकिन जब देखो तुम इसी बात के लिए मुझे ताने मारते रहते हो। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने वकील से बात कर प्रॉपर्टीज़ के बंटवारे की भी बात कर लूंगी। वरुण जानता था कि अगर प्रॉपर्टीज़ के बंटवारे की बात कोर्ट कचहरी तक जाएगी तो उसमें रोबिन का ही ज़्यादा फायदा है। वरुण अब रोबिन से डर चुका था। उसके पास रोबिन की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह रोबिन से कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये फ्रॉड डॉक्टर पिताजी को एक बार देख सकता है, मैं सिर्फ तुम्हारे इतना रिक्वेस्ट करने पर इसे पिताजी को देखने की इजाज़त दे रहा हूँ, वरना मैंने जो डॉक्टर बुलाए हैं यह उनके जूते साफ करने के लायक भी नहीं है ये आदमी। ये सब देखकर पास ही खड़ी प्रेरणा रोबिन से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वह रोबिन से कहती है, ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? ये तुम्हारा भाई है, इतना रूड, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और जीजाजी के बारे में इस तरह बात करने की? इतना कहकर प्रेरणा समर का हाथ पकड़कर उसे कहती है, चलिए जीजाजी, इतनी बेइज्जती के बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। समर प्रेरणा से कहता है, नहीं, जब हम ट्रेलर देख ही लिया है तो शो भी पूरा देख कर ही जाएंगे। अगर परिस्थिति कुछ और होती तो समर इस बेइज्जती के बाद वहाँ एक पल भी नहीं रुकता, लेकिन समर देखना चाहता था कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं जिन्हें वरुण ने उसके पिताजी के इलाज के लिए बुलाया था।
रोबिन समर को सोच में डूबा देख उसे कहती है, सोच क्या रहे हो, चलो अब जल्दी से मेरे पिताजी का इलाज शुरू करो। समर से इतना कहकर रोबिन वहां से फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ती है। जैसे ही समर रोबिन को फॉलो करता है, सुरेश काका उसे रोकते हुए कहते हैं, देख लड़के, तेरे पास अभी भी वक्त है, अपनी सच्चाई बता दे, वरना अगर हमें बाद में पता चला कि तू कोई स्कैमर है तो तुझे रोबिन बिटिया भी नहीं बचा पाएगी। सुरेश काका बूढ़े होने के बाद भी काफी ताकतवर थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई फ्रॉड लोगों का सामना किया था जो उन्हें देखकर दूम दबाकर उनके सामने से भाग जाया करते थे, लेकिन समर तो समर ठहरा एक शांत स्वभाव का सच्चा आदमी। वह सुरेश काका की ओर मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस कोने में बैठकर दूसरे डॉक्टर्स को आपके साहब का इलाज करते हुए देखूंगा। इतना कहकर समर वहां से चला जाता है। रोबिन के पिताजी का कमरा उनके घर के सेकंड फ्लोर पर था। जब समर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, वह देखता है कि रोबिन के पिताजी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की लाइन फर्स्ट फ्लोर से ही लगी हुई थी। दरअसल जब वरुण को उसके पिताजी की हालत के बारे में पता चला था, उसने सुरेश काका से कहकर जोधपुर से सारे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया था। वह ये भूल गया था कि अगर इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ उसके पिताजी का इलाज करने आए तो उसके पिताजी की तबीयत इतने सारे लोगों को देखकर और बिगड़ सकती है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपना रौब दिखाकर किसी भी तरह उसके पिताजी को ठीक करना था। जब समर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, वह देखता है कि सभी डॉक्टर्स एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं, लेकिन 2 डॉक्टर्स कोने में सोफे पर बैठे हुए थे। वह उस सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उनमें से एक डॉक्टर काफी मोटा था और एक काफी बूढ़ा। जब वो सोफे पर बैठता है तो वह मोटा डॉक्टर समर से पूछता है, बेटा तुम यहाँ किस लिए आए हो? समर उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ उनका इलाज करने आया हूँ। समर की यह बात सुनकर उस सोफे पर बैठे दोनों डॉक्टर्स हंसने लगते हैं। वह मोटा डॉक्टर अपने पास वाले डॉक्टर से कहता है, 10 करोड़ जैसी मोटी रकम सुनकर कोई भी ऐरा गहरा आदमी भी मिस्टर कपूर का इलाज करने आ रहा है। समर उनके हंसने पर गौर नहीं करता। वह उस मोटे डॉक्टर से कहता है, इलाज करने के 10 करोड़ कौन दे रहा है अंकल? वह डॉक्टर समर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर कपूर के बड़े बेटे वरुण ने हम सभी को यहाँ बुलाया है और कहा है कि जो भी उसके पिताजी का इलाज करने में सफल रहा उसे वह 10 करोड़ देगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर समर मन ही मन सोचता है, मैंने सच में रोबिन से उसके पिताजी का इलाज करने के लिए कम पैसों के लिए हाँ कर दिया है। यहाँ उसके भाई ने इन डॉक्टर्स को पूरे 10 करोड़ फीस ऑफर कर उसके पिताजी के इलाज के लिए बुलाया है। वह ये बात सोच ही रहा था और वहाँ रोबिन आकर उसे कहती है, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना पिताजी के रूम में चलो, तुम वापस यहाँ बैठकर किस सोच में खो गए? समर मुस्कुराते हुए रोबिन से कहता है, अरे अब तुम्हारे सुरेश काका ने मुझे इतने मान सम्मान के साथ पेश आकर मुझे लाइन में लगने कहा था तो मैं उनकी बात कैसे ना मानता। रोबिन समर की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, चलो अब जल्दी चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मेरे पिताजी का इलाज जल्दी से शुरू करो। इतना कहकर रोबिन समर का हाथ पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। जब रोबिन समर का हाथ पकड़ती है, समर की बॉडी में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। वह मन ही मन खुद से कहता है, आज तो मैं तुम्हें लड़की के कपड़ों में नहीं देख पाया रोबिन, लेकिन जल्दी ही तुम मुझे लड़कियों के कपड़े पहनकर दिखाओगी और मैं उस पल का अब इंतजार नहीं कर सकता। वहां बैठे 2 डॉक्टर्स के पास एक और डॉक्टर आता है और उनसे कहता है, कौन था वो आदमी? मोटा डॉक्टर उससे कहता है, पता नहीं, लेकिन अच्छा हुआ भैया ने मुझे रोक लिया, वरना मैं उसका मजाक उड़ाकर उसे अपशब्द कहने वाला था। पता चला वह कपूर फैमिली का गेस्ट है। वह खुद को एक डॉक्टर बता रहा था। वह आदमी उस मोटे डॉक्टर से कहता है, खैर वह कोई भी हो, हमें बस इतना याद रखना है कि हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, करने दो सबको मिस्टर कपूर का इलाज करने का प्रयत्न। मुझे पूरा भरोसा है कि आखिर तक उनका इलाज इनमें से कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा और फिर हम उनका इलाज कर वरुण कपूर से 10 करोड़ रुपए लेकर जाएंगे। इतना कहकर वह और मोटा डॉक्टर हंसने लगते हैं। वही सेकंड फ्लोर पर मिस्टर कपूर के रूम में एक के बाद एक डॉक्टर्स उनकी बीमारी की जड़ ढूंढने में नाकामयाब होते जा रहे थे। उन्हें देखकर वरुण उन डॉक्टर्स पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब अपने आप को इस शहर का सबसे अच्छे डॉक्टर्स कहते हो, छी, तुम में से एक भी डॉक्टर मुझे मेरे पिताजी का इलाज करने के लिए सक्षम नहीं नजर आ रहा। अरे इलाज कर पाना तो दूर की बात, तुम लोग तो इनकी बीमारी की वजह तक नहीं पता कर पा रहे हो। लानत है तुम सभी पर। वरुण को इस तरह डॉक्टर्स पर गुस्सा करते देख वहां खड़ा हुआ एक डॉक्टर वरुण से कहता है, मिस्टर वरुण, आपके पिताजी का इलाज करने के लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक होगा। वरुण उस डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है, नहीं, पिताजी को हमेशा से अस्पताल के माहौल से घबराहट होती है, यह वजह है कि मैंने आप सभी को यहाँ उनका इलाज करने के लिए बुलाया है। कुछ ही देर में वहां रोबिन समर को लेकर पहुंच जाती है और वरुण से कहती है, भैया मैं अपने बुलाए हुए डॉक्टर को लेकर आ गई हूँ। आपने कहा था आप पिताजी का इलाज करने के लिए मौका देंगे, तो प्लीज इन्हें जल्दी से पिताजी की हालत देखने दीजिए। वरुण रोबिन की बात सुनकर समर को ऊपर से नीचे तक देखता है और रोबिन से कहता है, सॉरी रोबिन, मैं जानता हूं मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे पिताजी का इलाज करने का एक मौका दूंगा, लेकिन तुमने इसकी शक्ल और हुलिया देखा है। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स पिताजी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हें लगता है ये घोंचू पिताजी का इलाज कर पाएगा। वरुण को इस तरह से समर को बेइज्जत कर वहां खड़े कुछ डॉक्टर्स इस मौके का फायदा उठाकर वरुण की नजरों में अच्छा बनने के लिए रोबिन से कहते हैं, सॉरी मिस, लेकिन आप इस इंसान को इस कमरे में लाकर हमारी बेइज्जती कर रही हैं। हाँ मिस रोबिन, आप प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो कोई चोर लगता है, इसे अंदर भी कैसे आने दिया? हाँ, हमने लोगों का इलाज करने में अपनी सारी उम्र निकली है, आपको ये लगा भी कैसे कि यह बच्चा आपके पिताजी का इलाज कर पाएगा?
जब वरुण अपनी बहन रोबिन से कहता है कि समर उसका इलाज नहीं कर सकता, तब समर वरुण से कहता है अब किस बात का गुरूर है तुम्हें, तुमने अपने पिताजी के इलाज के लिए जोधपुर के सारे बेस्ट डॉक्टर्स बुला लिए और फिर भी वो सभी लोग तुम्हारे पिताजी का इलाज करने में असफल रहे। अब तो तुम्हारे पास मुझसे इलाज करने के लिए कोई और चारा भी नहीं है। क्या तुम अपने पिताजी को ऐसे ही बेड पर पड़े पड़े तड़पते हुए देखना चाहते हो? वरुण समर की बात सुनकर उसे जवाब देता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारी औकात हमारी घर के चौकीदार जितनी भी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें रोबिन की वजह से यहाँ कदम रखने दिया है, उतना ही बहुत है, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे तेरे घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। रोबिन अपने पिताजी के कमरे में कोने में खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। वरुण का समर को इस तरह से बेइज्जत करना रोबिन को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके सब्र का इम्तिहान अब टूट चुका था और वो वरुण से चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे दोस्तों को कुछ भी कहोगे। और जरा पिताजी का तो ख्याल करो, वो बेड पे बीमार लेटे हुए हैं और तुम हो कि यहाँ हंगामा करने पर तुले हुए हो। वरुण हंसते हुए रोबिन से कहता है, अरे तू तो चुप ही रह। अगर तुझे पिताजी जी इतनी फिक्र होती तो ना तुझे इनका इलाज करवाने में इतना वक्त लगता, ना तू मुझसे इतने वक्त से ये छुपाती कि पापा की हालत इतनी गंभीर है। वरुण की बात सुन रोबिन को गुस्सा आ जाता है। वो वरुण से कहती है, मैंने ये बात सिर्फ तुमसे नहीं सभी लोगों से छुपाई थी। तुम तो जानते हो पिताजी के इस शहर में कितने दुश्मन हैं। मुझे डर था कि अगर ये बात लोगों में फैल जाती तो शायद पापा की जान को कोई खतरा हो सकता था। वरुण रोबिन से कहता है, पापा को डर किसी और से नहीं है, तुमसे है। तभी तुम पापा का इलाज किसी ऐरे गहरे से करवाकर इनसे छुटकारा पाना चाहती हो। वरुण की ये बात सुन रोबिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मां के गुजर जाने के बाद रोबिन ने अपनी पूरी जिंदगी उसके पिताजी का ख्याल रखने में बिताई थी। उसका बस एक ही शौक था जो उसे खुश रखता था, वो था कार रेसिंग। जब रोबिन अपने ही भाई से ऐसे ताने सुनती है कि वो अपने पिताजी का गलत इलाज करवाकर उनसे छुटकारा पाना चाहती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। रोबिन को ऐसे रोते देख समर को वरुण पर काफी गुस्सा आता है। वरुण की ओर देखते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। वो बस वरुण पर हमला करने ही वाला था कि उससे पहले वरुण रोबिन से कहता है, ठीक है, मेरे सामने ये रोना धोना मत करो। मैं इस घोंचू को एक शर्त पर पिताजी का इलाज करने का मौका दे सकता हूँ। रोबिन अपने आंसू पोंछते हुए वरुण से पूछती है, कैसी शर्त भैया? वरुण को पूरा भरोसा था कि समर जैसा साधारण व्यक्ति उसके पिताजी को कर ठीक नहीं कर पाएगा। वरुण इस स्थिति का फायदा अपनी बहन के खिलाफ उठाना चाहता था। वरुण अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए रोबिन से कहता है, अगर तुम्हारा ये सो कॉल्ड डॉक्टर पापा का इलाज नहीं कर पाता है तो तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। उसके बाद ना तुम्हें इस घर की संपत्ति से कोई मतलब रहेगा, ना इस घर के किसी सदस्य से। रोबिन को वरुण की इस शर्त को सुन आश्चर्य होता है। वो जानती थी कि उसका भाई उससे नफरत करता है और उसके पिताजी के मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका भाई इस हद तक गिर सकता है। इससे पहले कि रोबिन कुछ कहती, समर मुस्कुराते हुए वरुण से कहता है, ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। जब समर रोबिन की ओर से वरुण की शर्त मान जाता है तो रोबिन उसे घूरने लगती है। वो जानती थी कि समर को अपनी काबिलियत पर जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन अगर समर उसके पिताजी का इलाज नहीं कर पाया तो रोबिन को हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी रोबिन उसके भाई को नीचा दिखाने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो वरुण से कहती है, मुझे भी तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वरुण को लगता था कि वो ये शर्त आसानी से जीत जाएगा। वो मुस्कुराते हुए रोबिन से कहता है, मुझे तुम्हारी एक क्या 100 शर्तें मंजूर है, तुम बस बताती जाओ। रोबिन वरुण से कहती है, अगर हम ये शर्त जीत गए तो मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर मैं तुम्हें कहूं दाएं चलो तो तुम्हें दाएं चलना होगा, अगर कहूं बाएं चलो तो बाएं चलना होगा, जहां बैठने को कहूं बैठना और खड़े होने को कहूं खड़ा रहना होगा। कुल मिलाकर मेरे शर्त जीतने के बाद तुम सांस भी मेरी मर्जी से लोगे। वरुण को रोबिन की ये बात सुनकर जोर की हंसी आ जाती है। वो रोबिन से कहता है, हाँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा बहना, पहले शर्त जीत तो जाओ। समर मुस्कुराते हुए वरुण से कहता है, चूंकि डॉक्टर मैं हूं तो मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। वरुण समर से कहता है, तुम दोनों जो शर्त लगाना चाहो लगा लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। इतना सुन समर रोबिन के पिताजी के पास जाकर उनके सर पर हाथ रख उनकी बीमारी की वजह चेक करता है। उनका सर काफी गर्म था। समर को अभी भी उनकी बीमारी की वजह नहीं पता चल पाई थी। समर मिस्टर कपूर की शर्ट के बटन खोलकर उनके सीने पर छूकर महसूस करता है कि उनकी धड़कन काफी तेज चल रही थी। कुछ देर उन्हें चेक करने के बाद समर को पता चलता है कि मिस्टर कपूर के अंदर एक पैरासाइट ने जगह कर रखी है जो उनकी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। यही वजह थी कि वो होश में नहीं आ पा रहे थे। समर अपनी जेब से एक लाल रंग की छोटी पोटली निकालता है। उस पोटली में कुल 9 सुइयां रखी हुई थी। ये सुइयां कोई मामूली सुइयां नहीं थी, ये सुइयां मीटियोटर से निकले हुए पदार्थ से बनी हुई थी। सभी सुइयां अलग अलग रंग की थी। समर पहले उनमें से सबसे छोटी सुई निकालता है जिसका रंग लाल था। वो अपनी आंख बंद कर उस सुई में अपनी शक्तियां डालने की कोशिश करता है। जैसे ही समर की शक्तियां उस सुई में जाती है वो सुई और भी लाल हो जाती है। करीबन 10 मिनट के बाद समर वो सुई मिस्टर कपूर के सर के एक्यूपंक्चर पॉइंट में 1 इंच अंदर तक घुसा देता है। ऐसे ही समर हर एक सुई में अपनी शक्तियां डाल मिस्टर कपूर के अलग अलग अंग के एक्यूपंक्चर पॉइंट में घुसाता है।
45 मिनट के बाद जब समर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी सुई मिस्टर कपूर के सीने में चुभोता है, वहां एक नीले रंग का धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से वहां खड़े सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन कोने में खड़ी रोबिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि गुमनाम पहाड़ी पर भी समर ने इसी तरह से उसका इलाज किया होगा। वो इलाज के दौरान बेहोश थी, लेकिन समर को उसके पिताजी का इलाज करते देख रोबिन को कुछ कुछ याद आने लगता है। उसे अब पता चल चुका था कि समर ने उसका इलाज करते वक्त उसे बिना शर्ट के देखा था। ये सोचकर वो उन्हीं यादों में खो जाती है और शर्म के मारे मंद मंद मुस्कुराती है। कुछ ही देर बाद मिस्टर कपूर को होश आ जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगते हैं। अपने पिताजी को होश में देख रोबिन झट से उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए कहती है, पिताजी आप ठीक हो गए, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। मिस्टर कपूर उस वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रोबिन को देख उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कोने में खड़ा हुआ वरुण और वहां खड़े सभी डॉक्टर्स मिस्टर कपूर को होश में देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समर मिस्टर कपूर को ठीक कर पाएगा। समर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए एक झूठी खांसी खांसते हुए वरुण का ध्यान अपनी ओर कर कहता है, तुम तो शर्त हार गए वरुण बाबा, याद है ना हमने शर्त किन चीजों के लिए लगाई थी। वहां खड़े सभी लोग वरुण की ओर देखते हैं। वो देखना चाहते थे कि वरुण, जिससे हर कोई डरता है, जिसकी बात नकारने से हर शख्स झिझकता है, वो कैसे हारी हुई शर्त पूरी कर पाता है। समर की बात सुन वरुण के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। वरुण लोगों को अपने सामने झुकाना जानता था, लेकिन खुद झुकना नहीं। वो समर से कहता है, सॉरी, मैं झुककर तो माफी नहीं मांगने वाला। अच्छा होगा तुम अपनी शर्त बदल लो। समर हंसते हुए वरुण से कहता है, नहीं, ना शर्त बदलेंगी ना ही तुम्हें बख्शा जाएगा, माफी तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगी। वरुण समर को जवाब देता है, अगर मैं माफी ना मांगू तो। वरुण की बात सुन समर का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में बदल जाता है। वो वरुण की ओर बढ़ता है। समर को अपनी तरफ ऐसे बढ़ते देख वरुण डर जाता है। जैसे जैसे समर उसके करीब आता जाता है, वरुण पीछे की ओर बढ़ता है जब तक उसके पीछे जाने के लिए और कोई जगह नहीं होती, और वरुण दीवार के सहारे टिककर घबराते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे मारना चाहते हो क्या। समर वरुण के गले पर हाथ रखता है और एक ही झटके में उसे उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वहां खड़े सभी लोग समर की ताकत और हिम्मत को देख हैरान रह जाते हैं। समर ने वरुण का गला कसकर पकड़ा हुआ था। वरुण का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का रक्तचाप रुक चुका हो। उसकी आंखें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अभी निकलकर जमीन पर गिर जाएगी। वरुण की सांसें अब घुटने लगी थी। अगर समर उसे कुछ और देर इसी तरह उसका गला पकड़ हवा में उठाए पकड़े रहता तो वरुण अपना दम तोड़ देता। रोबिन ये सब देख समर से कहती है, समर प्लीज छोड़ दो उसे। समर वैसे तो हर परिस्थिति को शांत रहकर हैंडल करना जानता था, लेकिन आज वरुण के बर्ताव ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो रोबिन से कहता है, नहीं, इसे इसके किए की सजा तो आज मैं देकर ही रहूंगा। वरुण और रोबिन एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे, लेकिन आखिर था तो वरुण रोबिन का सगा भाई। वो उसे समर के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती थी। रोबिन समर के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, प्लीज समर, तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो वरुण को। जैसे ही रोबिन समर को अपनी कसम देकर उसके भाई वरुण को छोड़ देने कहती है, समर अपने चेहरे पर वापस मुस्कान लाए वरुण को छोड़ उसे जमीन पर कचरे के बोरे की तरह फेंक देता है। वरुण जोर जोर से खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। रोबिन समर से कहती है, आज तुमने हमारी बहुत मदद की है समर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हें धन्यवाद कहूँ। समर रोबिन के करीब जाता है और उसे कहता है, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा ये यूजलेस भाई इन डॉक्टर्स को अपने पिताजी के इलाज के लिए 10 करोड़ दे रहा था और तुमने मुझे 4 करोड़ ऑफर किए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बाकी के 6 करोड़ भी मुझे अपने पिताजी का इलाज करने और इसकी जान बख्श देने के रूप में अपने भाई से दिलवाओ। समर की ये बात सुन रोबिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर वरुण की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वरुण की सांस में सांस आती है। वो अभी भी बहुत दरअसल हुआ था, लेकिन कपूर परिवार का लड़का होने के नाते वो अपना गुरूर नहीं तोड़ने देना चाहता था। उसके लिए 10 करोड़ रुपए वैसे ही थे जैसे एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए 10 रुपए। वो जमीन से उठकर समर से कहता है, ऑल राइट, फेयर इनफ, मैं तुम्हें पूरे 10 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, अगर मुझे आंख ऊंची करके भी देखा तो मैं तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दूंगा। वरुण की ये बात सुन मिस्टर कपूर वरुण पर चिल्लाते हुए कहते हैं, बदतमीज, ये क्या बोल रहे हो तुम। अगर एक और शब्द मिस्टर समर के खिलाफ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकालने में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। जब वरुण समर से कहता है कि अगर आज के बाद उसने उसकी और ऊंची निगाहें करके देखा भी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, तब उसके पिताजी मिस्टर कपूर वरुण से चिल्लाते हुए कहते हैं, वरुण, ये कैसे बात कर रहे हो तुम इतने सज्जन इंसान से, अगर वो ना होते तो मैं आज शायद जिंदा ना रहता। वरुण अपने पिताजी से हंसते हुए कहता है, पापा, ये कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, देखा नहीं आपने, इसे सिर्फ पैसों की भूख है, और पिताजी आपको शुक्रिया अदा तो मेरा करना चाहिए। अगर सुरेश काका मुझे वक्त पर आपकी तबीयत के बारे में ना बताते तो कुछ लोग तो अब तक आपकी जान ले चुके होते। वरुण का ये इशारा अपनी बहन रोबिन की ओर था। वो अपने पिताजी मिस्टर कपूर से ये कहते वक्त रोबिन की ओर देख रहा था। रोबिन उसका इशारा समझ चुकी थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकती थी। इससे पहले कि रोबिन वरुण से कुछ कहती, मिस्टर कपूर वरुण को डांटने लगते हैं। डांटने वक्त उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगते हैं। रोबिन अपने पिताजी को दर्द में देख उनके पास जाती है और घबराते हुए कहती है, पापा, पापा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, प्लीज बताइए पापा।
रोबिन अपने पिताजी को पास ही रखे एक गिलास में पानी भरकर उन्हें पिलाती है। मिस्टर कपूर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। रोबिन रोते हुए वरुण को देख उसे कहती है, देखा देखा, तुम्हारी वजह से पापा को कितनी तकलीफ हो रही है। बचपन से तुम पापा के सामने मुझे नीचा दिखाते आए हो। तुम्हें पिताजी की इतनी ही फिक्र होती तो तुम अपना मुंह बंद रखते, ऐसे चिल्लाते हुए मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे होते। अरे अभी अभी पिताजी ठीक हुए हैं, जरा तो शर्म करो। वरुण रोबिन की बात सुनकर उसे कुछ जवाब नहीं दे पाता। मिस्टर कपूर पानी पीने के बाद वरुण की ओर देख उसे कहते हैं, कभी कभी मुझे शर्म आती है कि अपनी तबीयत खराब होने के कारण मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। अगर सही वक्त पर मैंने तुम्हें सही शिक्षा और संस्कार दिए होते तो आज तुम अपनी सगी बहन से ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे होते। रोबिन अपने पिताजी के बेड से उठकर वरुण के पास आकर उसे कहती है, और हाँ, अब रही बात मेरी शर्त की, शर्त के मुताबिक अब मैं तुम्हें जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, याद है ना। वरुण रोबिन की बात सुनकर डर जाता है। उसे लगता था कि वो रोबिन को जितना डराएगा वो उतनी ही उसके आगे झुकती जाएगी और इसी तरह वो रोबिन को घर से निकाल देगा। लेकिन अब रोबिन के पक्ष में उसके पिताजी और समर थे। उनके सामने वो रोबिन को घर से निकालना तो दूर की बात, वो रोबिन से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाता। वरुण पहले ही वहां बहुत लोगों के सामने बेइज्जत हो चुका था, अब वो रोबिन की शर्तें मानकर खुद को उन डॉक्टर्स के सामने और बेइज्जत नहीं कर सकता था। वरुण रोबिन से कहता है, तुम जो कहोगी वो करूंगा। पागल हो क्या, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाला और ना ही अब यहाँ रुक सकता हूँ। इतना कहकर वरुण वहां से चला जाता है। मिस्टर कपूर समर की ओर देखकर उससे कहता है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने हमेशा अपने बेटे वरुण को बड़े ही लाड प्यार से रखा है, उसकी किसी भी गलती के लिए उसे कभी डांटा नहीं। आज उसी का फल है कि उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। समर मिस्टर कपूर से कहता है, अरे नहीं नहीं अंकल, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक इंसान को खुद सीखनी पड़ती है और जब इंसान ठोकरें खाता है तभी उसे अच्छे या बुरे में फ़र्क दिखाई पड़ता है। आशा है कि उसने आज जो ठोकर खाई है वो उससे कुछ सीखे और ऐसी गलती दोबारा किसी और के साथ ना दोहराए। लेकिन मुझे बस एक बात का अफसोस है। मिस्टर कपूर अपनी आंखें छोटी कर समर से पूछते हैं, कैसा अफसोस। मर मिस्टर कपूर को जवाब देते हुए कहता है, अफसोस ये अंकल जी कि आपकी बेटी मुझे यहाँ 4 करोड़ ऑफर करके लाई थी और बाकी के 6 करोड़ मुझे आपका बेटा देने वाला था, लेकिन अब तो आपका बेटा यहाँ से चला गया है तो मेरे 6 करोड़ रुपए भी उसी के साथ चले गए। मिस्टर कपूर समर की बातों पर हंसते हुए उससे कहते हैं, अरे बेटा, कपूर फैमिली कभी अपने वादे से नहीं मुकरती। बाकी के 6 करोड़ मैं सुरेश से कहकर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। इतना कहकर मिस्टर कपूर का ध्यान वहां खड़े सारे डॉक्टर्स पर जाता है, जो कि कब से खड़े होकर समर को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो उनके लिए कोई मनोरंजन का साधन हो। मिस्टर कपूर उन सभी डॉक्टर्स की और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सुरेश से कहकर अभी आप लोगों को अपने अपने घर तक छुड़वा देता हूँ। और वैसे तो आप में से कोई मुझे ठीक कर पाने में समर्थ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना काम छोड़कर मेरे इलाज के लिए वक्त निकाला, मैं उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन जरूर दूंगा। कुछ ही देर में मिस्टर कपूर वहां उपस्थित सभी डॉक्टर्स के खाते में 50-50 हज़ार रुपये ट्रांसफर करवा देते हैं। मिस्टर कपूर उन सभी डॉक्टर्स के मुस्कुराते हुए चेहरे देख उनसे कहते हैं, आप लोगों के जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आपने अभी जो भी यहां देखा आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे, वरना मुझे डर है मैं आप लोगों को माफ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर कपूर एक पावरफुल आदमी थे। उनसे जोधपुर का हर एक इंसान डरता भी था और उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट भी करता था। वहां खड़े सभी डॉक्टर्स को भली भांति इस चीज का ज्ञान था कि मिस्टर कपूर ना कभी अपने वादे से मुकरते हैं और ना ही अपनी कही बात से। वो सभी डॉक्टर्स मिस्टर कपूर की ओर हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहां सिर्फ रोबिन, मिस्टर कपूर और समर अकेले होते हैं। मिस्टर कपूर समर और रोबिन से कहते हैं, गजब की बात है ना, मेरे इलाज के लिए इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आए जिन्हें इस फील्ड में बरसों का ज्ञान है, लेकिन आखिर में मुझे ठीक किया तो एक कम उम्र के आदमी ने। पता नहीं मेरा क्या होता अगर मेरी बेटी आपको यहाँ वक्त पर ना लाती। मैं अपनी बेटी के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। मिस्टर कपूर की बात सुन रोबिन शर्माते हुए अपनी निगाहें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। मिस्टर कपूर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन इन सभी डॉक्टर्स में से मुझे 3 डॉक्टर्स का बर्ताव काफ़ी अजीब दिख रहा था। हो सकता है कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे शक है कि उन तीनों का यहाँ आने का कुछ और ही इरादा था। मिस्टर कपूर की बात सुन समर को याद आता है कि समर ने उन तीनों डॉक्टर्स को मिस्टर कपूर का इलाज करने से पहले फर्स्ट फ्लोर पर देखा था। समर को सोच में डूबा देख रोबिन समर से कहती है, अरे तुम फिर किसी सोच में डूब गए, क्या सोच रहे हो? उन बाकी के 6 करोड़ के बारे में? अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो, तुम मुझे ये बताओ कि 6 करोड़ कैसे लोगे, कैश या बैंक में ट्रांसफर कर दूं? समर रोबिन से कहता है, अरे नहीं, मैं अभी 6 करोड़ रुपए नहीं ले सकता। रोबिन समर की ये बात सोचने लगती है कि अजीब है, अभी कुछ देर पहले वरुण के सामने तो ये उन पैसों के लिए बार बार कहे जा रहा था, अब इसे क्या हो गया? रोबिन समर से कहती है, क्यों, क्या हुआ, अब तुम्हें नहीं चाहिए 6 करोड़? समर गंभीर आवाज में रोबिन को जवाब देते हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल मिस्टर कपूर अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं। मैंने उन्हें होश में तो ला दिया है, लेकिन अगर जल्द से जल्द इनकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं की गई तो मुझे डर है कि ये 2 महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। समर की ये बात सुन रोबिन चिल्लाते हुए समर से कहती है, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम समर? समर रोबिन के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रख उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा मजाक क्यों करूंगा, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी की हालत काफी गंभीर है। रोबिन समर से पूछती है, लेकिन अभी तो तुमने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर इन्हें ठीक किया है, फिर ऐसी कौन सी गंभीर समस्या है जिसका समाधान तुम नहीं निकाल सकते?
समर एक लंबी सांस लेते हुए रोबिन से कहता है, दरअसल तुम्हारे पिताजी के अंदर किसी ने एक स्लो पॉइजन नाम का जहर प्लांट किया है और ये जहर इतना खतरनाक है कि कोई भी इंसान इसे आसानी ने किसी के शरीर से नहीं निकाल सकता। ये पॉइजन धीरे धीरे मरीज के शरीर को अंदर से खाता जाता है और एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने इनके शरर से वो जहर निकालने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन मेरी शक्तियाँ उस जहर के आगे कमजोर पड़ गई। मिस्टर कपूर समर से पूछते हैं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने 3 महीनों से इस घर के बाहर कदम तक नहीं रखा, तो फिर कैसे कोई ये जहर मेरे अंदर प्लांट कर सकता है? समर मिस्टर कपूर को जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर कपूर, इस जहर को आपके शरीर के अंदर प्लांट करने के लिए आपका बाहर जाना जरूरी नहीं है। आप कोई भी निर्जीव चीज को हाथ लगाएंगे, जैसे कि पेन, कटोरी, ब्रश, कपड़े आदि, तो उसी वक्त आपके शरीर में ये जहर प्रवेश कर जाएगा। दरअसल समर जब अपनी गरुड़ सेना के साथ काम करता था, उसे एक गांव के बारे में पता चला था जिसके डॉक्टर ने अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए उस कुएं में ये जहर डाल दिया था, जिस कुएं का पानी पूरे गांव वाले पीते थे। कुछ ही दिन में उस गांव में एक व्यक्ति भी जीवित नहीं बचा। जब तक गरुड़ सेना वहां पहुंची, पूरा गांव वीरान हो चुका था। हर तरफ बस लाशें दिखाई पड़ रही थी। वो डॉक्टर घबराकर वहां से किसी दूसरे गांव में भागकर छुप गया था, लेकिन समर के एक साथी ने उसे ढूंढकर उसे ऑन द स्पॉट मार दिया था। उस गांव की सारी लाशों को जलाने से पहले समर ने कुछ लाशों का पोस्टमार्टम करवाया था, तभी उसे इस जहर के बारे में पता चला था। इसलिए जब मिस्टर कपूर के शरीर में उसने वही जहर देखा, समर उस जहर को पहचान गया था। समर की बात सुन रोबिन घबराते हुए समर से पूछती है, समर प्लीज अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। तुम प्लीज मेरे पिताजी को किसी भी तरह ठीक कर दो। तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। समर रोबिन के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, तुम बस मुझे 1 महीने का वक्त दो, मैं जल्द ही इस बीमारी का इलाज ढूंढ लूंगा। अगर किसी और व्यक्ति को यह बात इस तरह से पता चलती कि उसके शरीर में किसी ने जहर प्लांट किया है, तो वो या तो घबराकर बेहोश हो जाता या रोने लगता, लेकिन मिस्टर कपूर चुपचाप समर की बात इस तरह सुन रहे थे जैसे उन्हें समर पर पूरा भरोसा हो। वो मुस्कुराते हुए समर से कहते हैं, ठीक है बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि तुम 1 महीने में इस समस्या का समाधान निकाल लोगे। अगर तुम्हें इस 1 महीने या कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमसे मांग लेना, हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। समर रोबिन की तरफ देख मिस्टर कपूर से कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मैंने आज रोबिन से मांगा था, अब वो आपकी बेटी पर निर्भर करता है कि वो तैयार है या नहीं। इतना कहकर समर रोबिन की तरफ शरारत से आंख मारता है। समर का तात्पर्य यहाँ उसकी उस रिक्वेस्ट से था जो उसने अपने लाल चौक वाले घर पर रोबिन से की थी। रोबिन मुस्कुराते हुए बात बदलने की कोशिश करती है और समर से कहती है, डॉक्टर्स के आने जाने से और तुम्हारे वरुण को बेरहमी से पटक गिराने से ये कमरा पूरी तरह बिखर चुका है। ठीक यही रहेगा कि मैं पिताजी को मेरे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ाऊं। समर तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आए। रोबिन अपने पिताजी को उनके पलंग से उठने में उनकी मदद करती है। जैसे ही रोबिन अपने पिताजी को लेकर अपने कमरे में पहुंचती है, मिस्टर कपूर रोबिन से कहते हैं, बेटा मुझे तुम्हें देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ होती तो तुम्हारे संस्कार और बहादुरी देखकर बहुत खुश होती। समर वाकई में एक अच्छा लड़का है। आखिर तुम इनसे मिली कैसे? रोबिन अपने पिताजी के सवाल का उत्तर देते हुए कहती है, बहुत लंबी कहानी है पिताजी, मैं आपको जल्द ही सब बताऊंगी। मिस्टर कपूर रोबिन से कहते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे अब कुछ दिन बेड रेस्ट ही करना है, लेकिन बेटी एक बात मुझे जरा भी समझ नहीं आई, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। रोबिन मिस्टर कपूर से पूछती है, कैसी बात पिताजी? जब से मिस्टर कपूर को होश आया था तब से मिस्टर कपूर काफी गौर से नोटिस कर रहे थे कि समर उनकी बेटी को रोबिन कहकर पुकार रहा है। रोबिन का असली नाम रचना था, लेकिन अपनी असलियत छुपाने के लिए रचना ने अपना नाम रोबिन रखा हुआ था। मिस्टर कपूर रचना से कहते हैं, बेटी मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ कि समर तुम्हें रोबिन कहकर पुकार रहा था। मैंने उनके सामने इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा शायद वो तुम्हें प्यार से रोबिन बुलाते होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई और ही बात है। रचना अपने पिताजी से हंसते हुए कहती है, पिताजी आपको तो पता ही है मुझे बचपन से ही कार रेसिंग में कितनी दिलचस्पी है, इसीलिए मैंने बाहरी दुनिया से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम रोबिन रखा। मिस्टर कपूर रचना से कहते हैं, मेरे बीमार होने के कारण तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बेटी। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं अपनी गुड़िया रानी को हमेशा अपनी पलकों पर रखता। इतना कहकर मिस्टर कपूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रचना मिस्टर कपूर के आंसू पहुंचते हुए उनसे कहती है, प्लीज पापा आप ऐसा मत कहिए, आप अभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते हैं। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रचना की बात सुन मिस्टर कपूर रचना को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता बेटी, लेकिन मुझे डर इस बात से है कि अगर मैं मर गया तो हमारा परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। तुम में जितने संस्कार और काबिलियत है, अगर उसका आधा भी वरुण में होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। रचना अपने पिताजी को जवाब देकर कहती है, अपने जीते जी मैं इस परिवार को कभी बिखरने नहीं दूंगी पिताजी, और रही बात वरुण की तो उसे भी जल्द ही ये बात समझ में आ जाएगी। आप अब आराम कीजिए, मैं समर को नीचे तक छोड़कर आती हूँ। इतना कहकर रचना वहां से समर के पास आ जाती है। समर रचना को देख उसे कहता है, आ गई तुम, मुझे तो लगा था आज मुझे यहीं सोना पड़ेगा। रचना हंसते हुए समर से कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ सोने नहीं दूंगी, चलो अब नीचे चलते हैं। समर और रचना घर के बाहर आते हैं। रचना समर से कहती है, अब तुम्हें यहाँ से घर अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगी। तुम शेखवत हाउस जाओगे या फिर लाल चौक? जब समर रचना के पिताजी का इलाज करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर गया था तब से समर की साली प्रेरणा गायब थी।
समर रचना के पिताजी का इलाज करने में इतना व्यस्त था कि उसे पता भी नहीं चला कि प्रेरणा कब गायब हो गई। समर रचना को उत्तर देते हुए कहता है, अरे शेखवत हाउस से याद आया, प्रेरणा कहाँ है? कहीं गुस्सा होकर वरुण के पीछे पीछे उसका मर्डर करने तो नहीं चली गई? समर की इस बात पर रचना और समर दोनों हंसने लगते हैं। रचना समर से कहती है, नहीं नहीं, दरअसल जब शेखवात हाउस के बाद घंटों तुम्हारा वेट करने के बाद मैंने प्रेरणा को बताया कि मुझे अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, तब प्रेरणा ने मुझे कहा था कि वह एक ही शर्त पर मुझे तुम तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगी। वह शर्त ये थी कि मैं उसे अपने स्पोर्ट्स कार कलेक्शन में से कोई भी कार 2 दिन के लिए उसे दूं। जब तुम सुरेश काका से बात करने में व्यस्त थे तब वह मेरी एक कार लेकर चली गई। समर रचना की बात सुनकर कहता है, अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि यह लड़की अचानक मुझसे इतने प्यार से पेश क्यों आ रही है। प्रेरणा कोई भी काम बिना मतलब के नहीं कर सकती। रचना मुस्कुराते हुए समर से कहती है, तुम लोग अपनी खुद जानो, उसने एटलीस्ट मेरा काम तो कर दिया है। रचना समर को ईशा की रेड फरारी की चाबी देते हुए कहती है, ये लो, अच्छे से चला के ले जाना, रास्ते में किसी से रेस मत लगा लेना। इस बार तो मैंने ये कार ठीक करवा दी है, बार बार नहीं करवाऊंगी। समर रचना से चाबी लेते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और मिस्टर कपूर का ख्याल रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिमेंबर, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। इतना कहकर समर रचना की और मुस्कुराते हुए वहां से जाने के लिए निकल जाता है। रचना समर को रोकते हुए कहती है, समर रुको, मैं ये पूछना चाहती थी कि तुम सच में मेरे पिताजी को पूरी तरह ठीक कर पाओगे ना? समर को खुद पर भरोसा था, उसे पता था कि वो किसी भी तरह रचना के पिताजी को ठीक कर देगा। समर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए रचना से कहता है, वो तो अब तुम पर डिपेंड करता है। रचना समर से पूछती है, मुझ पर? पापा की बीमारी का इलाज मुझ पर कैसे डिपेंड है? समर रचना से मुस्कुराते हुए कहता, अगर तुम मेरे सामने लड़कियों के कपड़ों में आ गई तो मैं और जल्द इलाज ढूंढने की कोशिश करूंगा। रचना मुस्कुराते हुए समर को हल्के से थप्पड़ मारती है और कहती है, समर तुम भी ना, चलो जाओ अब यहाँ से। आधे घंटे बाद समर शेखावत हाउस पहुंच जाता है। वह ईशा की रेड फरारी गराज में पार्क करने के बाद अंदर जाता है और रमन काका से पूछता है, काका प्रेरणा कहाँ है? रमन काका का ध्यान टेबल साफ करने में था। वह बिना समर की ओर देखे उससे कहते हैं, छोटी मैडम अभी घर नहीं आए है। समर मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेरणा इतना लेट कैसे हो सकती है? कहीं वह रोबिन की कार लेकर शहर के बाहर तो नहीं चली गई? समर तुरंत ही अपना फोन जेब से निकाल कर प्रेरणा को 3-4 कॉल्स लगातार करता है। प्रेरणा का कॉल बार बार बिजी बता रहा था। प्रेरणा का कॉल बिजी इसीलिए आ रहा था क्योंकि समर का कॉल उधर से बार बार काटा जा रहा था। समर सोचता है, जरूर ये लड़की अपने दोस्तों के साथ घूम रही है, तभी मेरा कॉल काट रही है। समर अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लेता है। 5 मिनट बाद समर का फोन बजता है। समर को प्रेरणा का ही कॉल आ रहा था। समर प्रेरणा का कॉल उठाकर कहता है, साली जी आप। इससे पहले कि समर अपनी बात पूरी कर पाता, फोन के उस साइड से एक आवाज आती है, अबे साले, तेरी साली अब हमारे कब्जे में है। अगर इसे जिंदा देखना चाहता है तो 1 घंटे में गुमनाम पहाड़ी पर 4 करोड़ रुपए लेकर आ जा। देर की तो तुझे यहाँ सिर्फ इसकी लाश मिलेगी, और पुलिस को बताने की चालाकी की तो हम तेरा भी जीना दुश्वार कर देंगे। प्रेरणा की हमेशा से लोगों के साथ प्रैंक करने की आदत थी। वह पिछले आखिरी 3 साल में समर के साथ भी काफी प्रैंक कर चुकी थी। एक प्रैंक कर तो उसने अपनी सहेली को समर के साथ सोने की एक्टिंग करवाकर ईशा और समर को अलग भी करवाना चाहा था। समर को लगता है कि अभी भी प्रेरणा अपने किसी दोस्त से बात करवाकर समर के साथ प्रैंक कर रही है। समर कहता है, प्रेरणा ये कैसा भद्दा मजाक कर रही हो तुम? मजाक मस्ती की भी एक हद होती है। प्रेरणा के फोन से जो व्यक्ति समर से बात कर रहा था वह समर पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओ घूंचू, ये कोई मजाक वजाक नहीं चल रहा है, ले तेरी साली से बात कर। वो व्यक्ति प्रेरणा के कान पर फोन लगाकर उससे कहता है, जितना मैंने तुझे बोलने के लिए कहा था उतना ही बोल अपने जीजाजी से। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो अभी के अभी इस गुमनाम पहाड़ी पर तुझे दुनिया से गुमनाम कर दूंगा। प्रेरणा रोते हुए समर से कहती है, जीजाजी मुझे प्लीज बचा लीजिए, जीजाजी प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाइए, आप वक्त पर नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। इतना सुनाकर वो आदमी फोन अपने कान पर लगाकर समर से कहता है, सुन ली अपनी प्यारी साली की आवाज, अब अगर इसकी जान प्यारी हो तो जल्दी 4 करोड़ रुपए लेकर यहाँ आ। इतना कहकर वो आदमी कॉल काट देता है। समर का चेहरा उस आदमी की बात सुन गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। समर जल्दी से गराज की ओर जाता है और रेड फरारी स्टार्ट करता है। समर को इतनी हड़बड़ी में गाड़ी में बैठते देख रमन काका को लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। रमन काका समर से पूछते हैं, क्या हुआ? अभी अभी तो आए थे तुम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? समर रमन काका को जवाब देते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है काका, मैं डिनर टाइम तक आ जाऊंगा, कुछ अच्छा बनाकर रखिएगा, आज मेरा नॉनवेज खाने का मूड है। इतना कहकर समर गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से गुमनाम पहाड़ी की ओर निकल जाता है। वही गुमनाम पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बोलेरो में कुल 10 लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी अपने बॉस से कहता है, ऋतिक बॉस, अगर इसका जीजा 1 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आया तो? ऋतिक उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे साले, काली जबान के, अपना मुंह बंद रख, मुझे भरोसा है वह आदमी पैसे लेकर इसे छुड़ाने जरूर आएगा। वह आदमी अपने बॉस से कहता है, बॉस, हमने हमेशा से सिर्फ चोरी चकारी और मार धाड़ ही की है, लेकिन किसी को किडनैप कर इतने पैसे मांगना, मुझे बहुत डर लग रहा है बॉस। ऋतिक उस आदमी को हाथ दिखाते हुए कहता है, अबे चोमू, एक दूं क्या कनपटी के नीचे, हमेशा बस चोरी चकारी ही करेंगे क्या हम लोग?
अपन को अब लेवल अप करने को मांगता, और वैसे भी यह लड़की बहुत अमीर लग रही है, मुझे तो लगता है हमने एक आध करोड़ कम बोल दिए। प्रेरणा उस बोलेरो की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी, उसके आसपास दो लड़के बैठे हुए थे। ऋतिक और उसके साथियों ने प्रेरणा के हाथ पैर एक मोटी रस्सी से बांध कर रखे थे और उसके मुंह पर एक चौड़ी टैप चिपका रखी थी। प्रेरणा का रो रो कर बुरा हाल हो चला था, लेकिन उसे पता था कि उसके जीजाजी समर जरूर उसे छुड़ाने आएंगे। ऋतिक पीछे बैठे अपने साथियों से कहता है, ये हमारी पहली किडनैपिंग है, तुम लोग उस आदमी से मारपीट तो कर लोगे ना। पीछे बैठे लड़कों में से लड़का ऋतिक को जवाब देते हुए कहता है, अरे बॉस, हम चोरी करते थे, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमें मारना नहीं आता। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम उसकी अच्छी खासी सेवा करेंगे। उस लड़के का साथ देते हुए उसके पास बैठा दूसरा लड़का ऋतिक से कहता है, हाँ बॉस, हम सब संभाल लेंगे। उसे पीटने के लिए तो मेरे हाथ में अभी से खुजली होना शुरू हो चुकी है, लेकिन बॉस, आपसे एक सवाल है। ऋतिक अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उस लड़के से पूछता है, क्या पूछना है, जल्दी पूछ। वो लड़का मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहता है, बॉस, पैसे लेने के बाद क्या इस लड़की के साथ हम लोग खेल सकते हैं। ऋतिक गुस्सा करते हुए उस लड़के से कहता है, ये लड़की मैंने अपने लिए रखी है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तुम लोग अपने लिए कोई और ढूंढ लो। जैसे ही ऋतिक अपनी बात खत्म करता है, उसके पास ड्राइविंग सीट लार बैठा लड़का ऋतिक से कहता है, बॉस, लगता है इसका जीजा इसे बचने आ गया। ऋतिक लोकेश से कहता है, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, उसका इतनी जल्दी यहाँ आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह शायद कोई रेसर होगा या रास्ता भटकते भटकते इधर आ गया होगा। जा तू जाकर देख जरा, उसे जल्दी से यहाँ से भगा, वरना उसने हमें इसके जीजा से पैसे लेते हुए और मार धाड़ करते हुए देख लिया तो वह हंगामा खड़ा करेगा और पुलिस को बताएगा वो अलग। जब ऋतिक और उसके साथी आपस में बात कर रहे होते हैं, तब गुमनाम पहाड़ी पर एक गाड़ी के इंजन की तेज आवाज आती है। ऋतिक का साथी उसे बताता है कि शायद वह पैसे लेकर आ चुका है, लेकिन ऋतिक अपने साथी से कहता है, उसे कॉल किए हमें सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, उसका सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन जाओ फिर भी देख कर आओ कि कौन आया है, अगर किसी और ने हमें उस आदमी से पैसे लेते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋतिक का साथी लोकेश ड्राइवर सीट से उतरकर कुछ देर दूर चलकर देखने जाता है कि आखिर उस वक्त वहां कौन आया था। अब करीबन 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन लोकेश अब तक नहीं आया था। ऋतिक अपने दूसरे साथी से कहता है, ये लोकेश को आखिर इतनी देर क्यों लग रही है, ये कहीं पीकर गिर तो नहीं गया बेवा, जा तू देख कर आ जरा, इसे इतनी देर कहाँ लग रही है। ऋतिक का साथी हाँ में अपना सर हिलाकर उसे कहता है, जी बॉस, अभी जाकर देखता हूँ। ऋतिक का साथी कार से उतर कर जाता, उससे पहले वहां एक गाड़ी आती है जिसका रंग खून की तरह गाढ़ा लाल था। वह गाड़ी देख प्रेरणा की आंखें चमक उठती है। ऋतिक का साथी ऋतिक से कहता है, बॉस, लगता है ये वही चिरकुट है। ऋतिक अपने साथियों से कहता है, चलो बे, सब इसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। ऋतिक की बात सुनकर उसके सारे साथी पीछे वाली सीट से लोहे की रोड निकालकर गाड़ी से उतरकर समर की गाड़ी के करीब आते हैं। समर अपनी गाड़ी से निकलकर उनसे पूछता है, देखो अच्छा यही होगा तो मुझे बता दो कि प्रेरणा कहाँ है। ऋतिक और उसके साथी समर को गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगते हैं। समर मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहता है, हमारी तो पैसों की डील हुई थी ना, तो फिर तुम सब बंदर हाथ में रोड लिए हुए क्यों खड़े हुए हो। ऋतिक समर से कहता है, अबे शाने, पैसे तो हम तुझसे लेकर रहेंगे लेकिन तुझे भी छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार मार कर तेरा ऐसा हाल करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद तुझे तेरे रिश्तेदार भी नहीं पहचान पाएंगे। और रही बात तेरी साली की तो उसकी फिक्र मत कर, उसे हम 2 दिन अपने पास रख घर छुड़वा देंगे, ऐसी जवान लड़की को इतनी जल्दी घर थोड़ी ना जाने देंगे। ऋतिक की यह बात सुनकर समर की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाती है। समर एक लंबी सांस लेकर अपनी शक्तियां इकट्ठा करता है और तेजी से 2 बार घूमता है और एक ही झटके में ऋतिक के 8 साथियों को घायल कर देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि ऋतिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखें मसलकर वापस अपने चारों ओर देखता है और पाता है कि उसके सारे साथी बेहोश पड़े हुए हैं। लोकेश ऋतिक का खास आदमी था। ऋतिक जोर जोर से लोकेश लोकेश चिल्लाकर उसे मदद के लिए बुलाने लगता है। समर ऋतिक के पास आकर उसे कहता है, अब लोकेश नहीं आएगा, मैंने उसे इस गुमनाम पहाड़ी पर गुमनाम कर दिया है। समर की यह बात सुनकर ऋतिक इतना डर चुका था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। समर उसकी गीली पैंट देखकर ऋतिक से हंसते कहता है, क्यों, क्या हुआ बे नकली डॉन, मुझे जल्दी आता देख, इतनी खुशी है तुम्हें कि तुमने अपनी पैंट ही गीली कर दी। ऋतिक हकलाते हुए समर से कहता है, मेरे बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। समर हंसते हुए ऋतिक से कहता है, अबे घोंचू, तेरे बॉस को आज ही सबक सिखा कर आया हूं मैं, यकीन नहीं तो फोन कर पूछ ले। ऋतिक समर से पूछता है, किसकी बात कर रहे हो तुम। समर ऋतिक से कहता है, वरुण कपूर ने ही भेजा है ना तुझे मुझे मारने के लिए। जब समर को प्रेरणा का कॉल आया था और जब ऋतिक ने समर से प्रेरणा की जान बख्शने के लिए एग्जैक्ट 4 करोड़ मांगे थे और समर को आज रचना के पिताजी की जान बचाने के लिए जो 4 करोड़ रुपए मिले थे उसकी खबर रचना के परिवार के अलावा किसी को नहीं पता थी, समर तभी समझ चुका था कि प्रेरणा को वरुण ने ही किडनैप करवाया है। ऋतिक हकलाते हुए समर से कहता है, पर तुम्हें कैसे पता कि हमें वरुण ने भेजा है। समर हंसते हुए ऋतिक से कहता है, मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा सदा सा प्लान सिर्फ उस घोंचू का ही हो सकता है। इतना कहकर समर ऋतिक की कॉलर पकड़कर उसे कहता है, चल अब बहुत हो गई बातें, जल्दी बता प्रेरणा को कहाँ छुपा रखा है। ऋतिक अपने हाथ से अपनी बोलेरो की ओर इशारा कर कहता है, वह पीछे की सीट पर बैठी हुई है।
समर ऋतिक की कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बोलेरो के पीछे ले जाता है और देखता है कि प्रेरणा के हाथ पर बंधे हुए मुंह पर टैप लगी हुई है। समर ऋतिक का सर पकड़कर उसका सर बोलेरो पर जोर से मारता है जिससे ऋतिक के नाक की हड्डी टूट जाती है। समर ऋतिक पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई प्रेरणा को इस तरह से बांधने की, साले कमीने। ऋतिक समर को इस तरह से गुस्सा देख कुछ कह नहीं पाता। जल्द ही समर प्रेरणा के हाथ और पैरों में बंधी हुई रस्सी खोलता है और उसके मुंह पर से टैप हटा देता है। जैसे ही प्रेरणा उस रस्सी से आज़ाद होती है वह समर को कस के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, जीजू आज अगर आप वक्त पर नहीं आते तो ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करते। समर प्रेरणा के सर पर हाथ फेरते हुए उसे कहता है, अरे पगली, अब तक तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें इन गुंडों से छुड़ाने में धरती पाताल एक कर देता और तुम पर एक खरोच भी नहीं आने देता। समर और प्रेरणा कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। प्रेरणा को चुप कराकर समर उसे कहता है, चलो अब रोना बंद करो और जल्दी से घर जाओ, रमन काका और ईशा तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। प्रेरणा काफी डरी हुई थी। वह समर से कहती है, जीजा जी आप मेरे साथ नहीं चलेंगे क्या? अगर रास्ते में मेरे साथ कुछ हुआ तो मुझे कौन बचाएगा? समर प्रेरणा से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, याद रखो तुम एक बहादुर लड़की हो, छोटे मोटे गुंडों का सामना खुद कर सकती हो। जाओ अब जल्दी जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर थोड़ी ही देर में घर आता हूँ। कुछ ही देर में प्रेरणा अपनी बहन की रेड फरारी स्टॉर्ट कर गुमनाम पहाड़ी से चली जाती है। समर को पता था कि अगर उसने ऋतिक हुए वरुण को बिना सबक सिखाए बात यहीं खत्म की तो वरुण भविष्य में समर से बदलना लेने के लिए वापस ऐसी कोई हरकत करेगा। वरुण को सबक सीखना जरूरी था ताकि वह कभी समर और उसके घरवालों को परेशान करने के बारे में कभी ना सोचे। प्रेरणा के जाते ही समर ऋतिक की और देख उसे कहता है, अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि काम हो गया है और उसे यहाँ बुलाओ। ऋतिक आज के हादसे की वजह से काफी डरा हुआ था। उसने ये काम वरुण के कहने पर सिर्फ पैसों के लिए लिया था। अगर उसे पता होता कि उसका सामना समर जैसे शख्स से होने वाला है वह कभी चोरी चकारी छोड़कर किडनैपिंग के बारे में नहीं सोचता। ऋतिक को समर की हर बात मानना जरूरी थी। उसे पता था कि अगर समर ने उसके साथ कुछ किया तो उसे बचाने गुमनाम पहाड़ी पर कोई नहीं आएगा। ऋतिक घबराते हुए अपनी जेब से फोन निकालता है और वरुण को कॉल करके उसे कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। वह समर का बच्चा हमारे ही साथ है, हमने उसे मार मार कर उसका कीमा बना दिया है, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए। ऋतिक कुछ देर फोन पर बात करता है और कॉल कट कर देता है। समर ऋतिक से पूछता है, क्या हुआ, आ रहा है ना तेरा बॉस? ऋतिक डरते हुए समर को जवाब देता है, बॉस ने कहा है कि मैं आपको और प्रेरणा को लेकर उनके पास जाऊं। समर मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहता है, अब तुम्हारे बॉस का निमंत्रण मैं कैसे ठुकरा सकता हूं, चलो मुझे उसके पास ले चलो। ऋतिक घबराते हुए समर से कहता है, अगर मैं बॉस के पास गया और उन्हें पता चला कि मैं आपसे रुपए लेने में नाकाम रहा वह मुझे उसी वक्त मार देंगे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। समर बोलेरो का पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलता है और ऋतिक को गाड़ी के अंदर धक्का देते हुए कहता, अबे तुझसे जितना बोला है उतना करना वरना मैं तुझे इसी वक्त मार दूंगा। ऋतिक बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और समर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है। वहीं जोधपुर के आउटर एरिया में वरुण अपने दूसरे घर पर हॉल में बैठकर आराम से रेड वाइन पी रहा था। उसके साथ वो 3 डॉक्टर्स भी बैठे थे जिससे समर कपूर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर मिले थे। उनमें से वो मोटा डॉक्टर बर्गर खाते हुए वरुण से कहता है, आज अगर वह रचना का दोस्त नहीं आता तो हमारा प्लान कामयाब होता। दूसरा डॉक्टर उस मोटे डॉक्टर के गुस्से को शांत कराते हुए उसे कहता है, फिक्र मत करो हम जल्द ही कामयाब होंगे। मुझे नहीं लगता कि वह आदमी मिस्टर कपूर की बॉडी से पूरी तरह जहर निकाल पाया होगा, लेकिन हाँ हमारे प्लान को फ्लॉप करने का बदला तो हम उससे लेकर रहेंगे। वरुण उन डॉक्टर्स से कहता है, उसकी चिंता भी तुम मत करो, मेरे आदमी समर को पकड़कर यहाँ ला रहे हैं, फिर तुम जितना चाहो उसे मार सकते हो। और हाँ हमने ये प्लान मेरे पापा को मारने और रचना को घर से बाहर निकालने के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पापा के जीते जी ही मैं रचना को घर से बाहर निकलूँ और फिर अपने बाप को मौत के घाट उतार दूँ। उन 3 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर पूरी तरह अंधा था, उसका नाम रतन यादव था। डॉक्टर रतन वरुण की बात सुनकर उसे कहता है, फिक्र मत करो बेटा, करीब 1 महीने बाद वह स्लो पॉइजन वापस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा, उसके बाद तुम्हारे पापा को कोई नहीं बचा पाएगा। इसी बीच हम तुम्हारी बहन को घर से निकालने के लिए कोई प्लान बना लेंगे। रतन यादव एक काफी इंटेलिजेंट और स्किलफुल डॉक्टर था। दरअसल जब वरुण जोधपुर से बाहर था तब रतन यादव ने ही वरुण को उसके पिताजी को मारने के लिए स्लो पॉइजन यूज करने को सजेस्ट किया था। अगर आज समर ना आता तो वरुण के पिताजी स्लो पॉइजन से मर जाते और वरुण अपनी बहन रचना को घर से निकालकर सारी संपत्ति का मालिक बन जाता, लेकिन समर ने वक्त पर आकर इन लोगों का प्लान चौपट कर दिया था। वरुण रतन यादव से कहता है, डॉक्टर यादव मानना पड़ेगा आपका दिमाग किसी शैतान से कम नहीं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उस समर के बच्चे को मारने की तरकीबें चल रही है, मैं उसे मरता देखने का इंतजार नहीं कर सकता। रतन यादव वरुण से कहता है, वरुण मुझे नहीं लगता कि समर को मारना ठीक रहेगा। आज उस आदमी ने तुम्हारे पिताजी और बहन की काफी मदद की है, अगर उन्हें पता चला कि समर गायब है या मर चुका है उनका शक सीधे तुम पर ही जाएगा, और अगर मिस्टर कपूर ने मरने से पहले ही कानूनी तौर पर अपनी जायदाद और घर से बेदखल कर दिया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वरुण अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए रमन यादव से कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैंने उसका भी उपाय निकाल लिया है। रमन यादव और वहां बैठे बाकी 2 डॉक्टर्स वरुण से पूछते हैं, कैसा उपाय? वरुण उन्हें जवाब देते हुए उनसे कहता है, जब वह समर का बच्चा यहाँ आएगा मैं उसे भी स्लो पॉइजन दे दूंगा, इससे लोगों को लगेगा कि मेरे पिताजी का इलाज करते वक्त वह पॉइजन उसके अंदर एंटर कर गया है, इसी तरह लोगों का मुझ पर जरा भी शक नहीं जाएगा
और मैं आसानी से रचना को घर से बाहर निकालकर पापा के मरने से पहले उनसे सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। वो मोटा डॉक्टर हंसते हुए वरुण से कहता है, अरे वाह बेटा, क्या तो मास्टरमाइंड प्लान है तुम्हारा, इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। इतना सुनकर वरुण और वहां बैठे तीनों डॉक्टर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या समर वरुण से बदला लेने के लिए ऋतिक को लेकर उसके दूसरे घर आ पाएगा? जब वरुण और बाकी डॉक्टर्स बैठकर समर की बात कर उस पर हंस रहे थे, समर वरुण के घर का दरवाजा एक जोरदार लात मारकर खोलता है और कहता है, तुझे मेरा इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुझसे मिलने के लिए बेताब था। जब ऋतिक ने वरुण को कॉल किया था, उसने वरुण को बताया था कि उसने और उसके आदमियों ने समर को मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी है। लेकिन जब वरुण ने समर को सही सलामत हालत में देखा, तब वरुण घबरा जाता है। समर से बात करते हुए वरुण की जुबान लड़खड़ाने लगती है। वह समर से कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरे आदमी तो बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हें बहुत मारा है। समर हंसते हुए वरुण से कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए मामूली गुंडे भेजे थे, वो गुंडे एक मामूली आदमी को मार सकते हैं, मुझे नहीं। वरुण समर की बात सुनकर हंसने लगता है और वाइन पीते पीते समर से कहता है, मामूली आदमी, हाँ, तुम भी तो एक मामूली आदमी ही हो। समर वरुण से कहता है, मैं मामूली नहीं, हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। तू अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता तो सही यही रहेगा कि तू मुझे और गुस्सा ना दिला, क्योंकि जितना तू बोलेगा मैं तुझे उतनी ही बेरहमी से मारूंगा। समर की बात सुनकर वरुण के साथ साथ वहां बैठे तीनों डॉक्टर्स जोर से हंसने लगते हैं। वरुण उन 3 डॉक्टर्स की ओर इशारा कर समर से कहता है, एक्सपर्ट तुम नहीं, एक्सपर्ट तो ये तीनों है, आओ तुम्हारी इनसे मुलाकात करवाता हूँ। वो मोटा डॉक्टर वरुण की बात सुनकर गर्व भरी मुस्कान लिए समर से कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे पता नहीं था हम वापस मिलेंगे। समर उस मोटे डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है, ये कोइंसिडेंस नहीं, अनफॉर्चुनेट थिंग है, मैं सिर्फ सुंदर लड़कियों से मिलता हूँ, तेरे जैसे बदसूरत आदमी से नहीं। इतना कहकर समर रतन यादव की ओर देख उससे पूछता है, तो तुम ही हो वो राक्षस जिसने कपूर अंकल की बॉडी में जहर प्लांट किया है? रतन यादव हंसते हुए समर को जवाब देता है, राक्षस राक्षस नहीं देवता कहो, मैंने स्लो पॉइजन के अलावा भी कई पॉइजन की खोज की है और बनाए भी है, मेरे ये आविष्कार तो मानव जाति पर एक एहसान है। समर रतन यादव से कहता है, हाँ ये एहसान जरूर होते अगर तुम इन जहर का प्रयोग कोई मेडिसिन बनाने में करते या मानव जाति के कल्याण के लिए करते, लेकिन तुम इनका प्रयोग दूसरों को मारकर अपनी पैसों की भूख मिटाने के लिए कर रहे हो, और यह काम सिर्फ एक राक्षस ही कर सकता है, तुम कलयुग के राक्षस हो। इतना कहकर समर वरुण की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा डॉक्टर, जिसका नाम भानु प्रसाद था, वह वरुण से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बैठे बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे हो क्या? उठो और हड्डी पसली एक कर दो साले की, छोड़ो मैं ही कुछ करता हूँ। इतना कहकर भानु प्रसाद अपनी जगह से उठकर इतनी तेजी में समर के सामने आ खड़ा होता है, एक वक्त के लिए तो लगता है कि वह वहां से गायब ही हो गया। वरुण चौंकते हुए रतन यादव से पूछता है, ये भानु अंकल ने कैसे किया? रतन यादव हंसते हुए कहता है, हम तीनों में अलग अलग योग्यताएं हैं, भानु प्रसाद एक डॉक्टर होने के साथ साथ मार्शियल आर्टिस्ट भी है। भानु प्रसाद समर को चकराने के लिए उसके आसपास तेजी से 5 चक्कर लगाकर समर के सामने आ खड़ा होता है, लेकिन समर पर उसका कोई असर नहीं होता। समर अभी भी भानु प्रसाद की आंखों में आंखें डाल गुस्से से उसे देख रहा था। समर भानु प्रसाद से कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में ही भानु प्रसाद समर को मारने के लिए अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाता है। भानु प्रसाद को लगता है कि अगर वह तेजी से हाथ बढ़ाएगा तो समर उसका वार को देख नहीं पाएगा और एक ही झटके में जमीन पर गिर पड़ेगा। अगर कोई और आदमी होता तो शायद भानु प्रसाद का यह वार सफल होता, लेकिन ये समर है, वही समर जो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन ले। समर एक ही झटके में भानु प्रसाद की मुट्ठी पकड़ता है और उसे जोर से मोड़ देता है, जिससे भानु प्रसाद के हाथ की हड्डी टूट जाती है। वह चिंकते हुए जमीन पर गिर जाता है। समर फिर से वरुण की ओर बढ़ने लगता है। भानु प्रसाद को ऐसे देख वह मोटा आदमी समर पर वार करने आता है, लेकिन समर बिना उसे देखे उसके पेट पर इतना जोर का मुक्का मारता है कि वह 150 किलो का मोटा डॉक्टर धड़ाम से पास वाली कॉफी टेबल पर गिर जाता है। समर की आंखें अभी भी वरुण पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों में वरुण के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। भानु प्रसाद फिर से उठता है और अपने दूसरे हाथ से समर पर वार करने की कोशिश करता है। समर इस बार उसका दूसरा हाथ भी मरोड़ कर तोड़ देता है। वह मोटा डॉक्टर और भानु प्रसाद समर के वार से बुरी तरह घायल हो चुके थे। समर उन्हें जमीन पर पड़ा देख उनसे कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर रतन यादव, जो कि एक अंधा डॉक्टर था, वह शुरू से अब तक शांतिपूर्वक सोफे पर बैठा सब सुन रहा था। जैसे ही उसे आभास होता है कि समर अब वरुण के पास आ चुका है, वह समर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं देख नहीं सकता तो तुम मुझे इग्नोर कर वरुण के पास उस पर वार करने आसानी से आ जाओगे? समर हंसते हुए कहता है, ये मेंटालिटी चीप लोगों की हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। बस मुझे पता है कि कोई कितना भी पावरफुल हो, आज वरुण को मुझसे नहीं बचा सकता। रतन यादव समर से कहता है, रियली, कॉज आई कैन किल यू इन एन इंस्टेंट एंड यू विल नॉट इवन नो। जैसे ही तुम मुझ पर वार करोगे उससे पहले ही तुम अपनी जिंदगी हार कर जमीन पर पड़े मिलोगे। समर रतन यादव के पास उस पर वार करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह रतन यादव तक पहुंचता, रतन यादव अपने हाथ में एक लाल पाउडर लेकर समर की ओर उड़ा देता है। ये लाल पाउडर एक घातक जहर था जो कि किसी भी इंसान को कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर सकता था।
वो पूरा पाउडर जब समर के ऊपर आया, समर के पैर भी रुक गए। जैसे तैसे जब वह अपने कदम रतन की ओर बढ़ाने लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 500 किलो का डंबल उसके पैर में बांध दिया हो। रतन यादव हंसते हुए समर से कहता है, बेटे अभी भी वक्त है, वरुण और हमसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग ले, वरना ये पॉइजन तुझे पूरा तरह यहीं के यहीं अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। मुझे पॉइजन कल्टिवेटर यूं ही नहीं कहा जाता। समर रतन यादव की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह रतन से कहता है, इस लाल पाउडर का नाम ब्लड स्मोक है ना? रतन को समर की बात सुनकर आश्चर्य होता है। वह समर से पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ये तो गुप्त इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। समर बिना रतन की बात सुने अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्तियों को अपने पैरों में ट्रांसफर करता है और रतन की ओर बढ़ता जाता है। रतन उसे अपने करीब आते देख डर जाता है और अपने हाथों में एक काले कलर का पाउडर लेता है जो कि जानलेवा पाउडर था। उस पाउडर को अगर किसी के हाथ के ऊपर लगा दो तो वह आदमी उसी वक्त खत्म हो जाएगा। रतन वह काला पाउडर अपने हाथ में लेता है और फट से समर के सीने की बाईं तरफ और अपना हाथ रख देता है, जिससे कि समर की शर्ट पूरी तरह जल जाती है। समर हल्के से चीखता है, आह! और उसी पल वह अपनी सारी शक्तियां केंद्रित कर अपने सीने में ले आता है और फट से रतन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें जोर से मोड़ता है और रतन के धड़ से अलग कर रतन को दूर फेंक देता है। समर अपने हाथ झटकारते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और रतन यादव से कहता है, मुझे भी स्पिरिचुअल कल्टिवेटर यूं ही नहीं कहा जाता बुड्ढे। इतना कहकर समर वरुण की ओर बढ़ता है। वरुण अपने सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके चेहरे से पसीने छूट रहे थे और आंखें फटी हुई थी। समर उसके पास जाता है और उसे उसकी कॉलर से पकड़कर खड़ा करता है। वरुण रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए समर से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। समर वरुण से कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तू वापस कोई गलती नहीं करेगा जब एक ही दिन में तूने 2 बड़ी गलतियां की है। वरुण समर से कहता है, प्लीज मुझे बख्श दो, कोई तो तरीका होगा जिससे तुम मुझे जाने दो। पैसा, पावर, क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब तुम्हें दूंगा। समर हंसते हुए वरुण से कहता है, तेरी पावर तो मैंने देख ली, हाँ पैसे से मुझे बहुत प्यार है। समर की यह बात सुनकर वरुण चैन की सांस लेता है। उसे पास पैसों की कमी नहीं थी। समर की बात सुन उसे ऐसा लग रहा था कि समर उसे पैसों के लिए छोड़ देगा। समर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वरुण से कहता है, पर? वरुण समर से पूछता है, पर क्या? समर वरुण से कहता है, पर बात ऐसी है, अगर तुमने सिर्फ मुझे अफेंड किया होता तो शायद यह मामला पैसों से सुलझ सकता था, लेकिन तुमने अपनी हदें पार कर मेरी साली प्रेरणा को किडनैप किया और जब बात मेरे परिवार पर आती है तो मैं किसी को भी बख्शता नहीं हूं। वरुण डरते हुए समर से पूछता है, तो क्या तुम मेरी जान लोगे, मुझे मार दोगे? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम कपूर परिवार के कट्टर दुश्मन बन जाओगे और तुम्हारा जोधपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा। समर हल्के से हंसते हुए कहता है, नहीं मैं तुझे मारूंगा तो नहीं। मैंने आज तक जिन लोगों की जान ली है वह तेरे जैसे नामर्द और डरपोक नहीं थे। तुझे मारना उनकी इंसल्ट करने जैसा होगा। तू मेरे हाथों मरे, तू इस काबिल नहीं। वरुण समर से हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। समर वरुण को इस तरह डरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और वरुण से कहता है, बच्चू मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दे सकता। तूने प्रेरणा को किडनैप करवा कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और इसका सबक तो तुझे मिलकर ही रहेगा। चल अब बता, मैं तेरा कौन सा पैर तेरे धड़ से अलग करूँ, राइट या लेफ्ट? वरुण समर की बात सुन अपनी पेंट गीली कर देता है और समर को कोई जवाब नहीं देता। समर वरुण से कहता है, चूंकि तेरा दाहिना पैर मेरे सबसे करीब है, मैं इसी को तेरे धड़ से अलग करूंगा। इतना कहकर समर अपना पैर वरुण के पैर की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन पीछे से एक आवाज उसे रोक लेती है। रुको समर, यह आवाज रचना की थी। रचना को देख वरुण रोते हुए उससे कहता है, अच्छा हुआ बहन, तुम वक्त पर आ गई, प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लो। समर पीछे मुड़कर रचना की और गुस्से से देखता है। रचना समर की लाल आंखें देखकर डर जाती है। समर की आंखों में सिर्फ वरुण की मौत दिखाई दे रही थी। समर रचना से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचना समर से कहती है, जब से प्रेरणा गायब थी और जब वरुण गुस्से से हमारे घर से चला गया था तब से मैंने इन दोनों के पीछे अपने कुछ खबरी लगाए हुए थे और मुझे पता था कि तुम यहाँ इसे मारने जरूर आओगे। समर रचना से कहता है, तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहाँ इसे मारने क्यों आया हूँ? रचना समर के करीब आकर उसे कहती है, मुझे सब पता है समर, लेकिन मैं तुम्हें वरुण को मारने नहीं दे सकती। जैसा भी है मेरा इससे खून का रिश्ता है। समर गुस्से में चिल्लाते हुए रचना से कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है इसने प्रेरणा को किडनैप किया था। अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसके साथ गलत हो सकता था। तुम तो लड़की हो, सब समझती हो, तो फिर तुम अभी भी इसका साथ कैसे दे सकती हो? मुझे एक वजह दो कि मैं आज इसके हाथ पैर ना तोड़ूं। रचना गिड़गिड़ाते हुए समर से कहती है, समर मैं जानती हूँ कि अगर तुम वक्त पर प्रेरणा को बचाने नहीं जाते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि तुम कुछ भी कर प्रेरणा को बचा लोगे। और रही बात वजह की, तो क्या यह वजह काफी नहीं है कि यह मेरा सगा भाई है? क्या समर रचना की बात मानकर वरुण को छोड़ देगा या प्रेरणा को किडनैप करवाने का बदला लेने के लिए वो वरुण का दाहिना पैर धड़ से अलग कर देगा? योद्धा था और एक योद्धा कभी भी बुराई पर जीत पाने के लिए अपनी भावनाएं अपने और अपनी जीत के बीच नहीं आने दे सकता। यही खूबी समर में भी थी। जब रचना समर के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है कि वो वरुण को उनकी दोस्ती के खातिर छोड़ दे, क्योंकि वरुण उसका सगा भाई है और वो उसे समर के हाथ अपने सामने बुरी तरह घायल होते नहीं देख सकती, तब समर वरुण को जमीन पर फेंक तक रचना की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो रचना के करीब जाता है, पास ही जमीन पर घायल रतन यादव जमीन से उठकर समर के सामने वही लाल रंग का जहर अपने पैरों की उंगलियों से उठाकर समर की ओर किक मारता है।
समर रतन का पैर पकड़कर उसे मरोड़ देता है और रतन से कहता है, अरे अरे, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मानना पड़ेगा डॉक्टर रतन, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, दोनों हाथ टूट चुके हैं, फिर भी आपकी हिम्मत गई नहीं। अरे अब तो शर्म कीजिए, आपकी पैसों की भूख ने आपका ये हाल कर दिया है, अब तो अपनी तकदीर से लड़ना बंद कीजिए। रतन यादव रोते हुए समर से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी पैसों की भूख ने आज मेरी ये हालत कर दी है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना घमंड करता था आज वही चीज़ मेरी मौत का कारण बन रही है। प्लीज़ मुझे मारकर मुझे इस जिंदगी से आज़ाद कर दो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। समर मुस्कुराते हुए रतन से कहता है, सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी जान नहीं ले सकता। समर की बात सुनकर रतन जमीन पर पड़ा हुआ जहरीला ब्लैक पॉइजन खा लेता है और उसी वक्त मर जाता है। समर को उसे मरते देख कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी ओर खड़ी रचना की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह जाती है। वो समर से कहती है, ये तो वही डॉक्टर है ना जो मेरे पिताजी को ठीक करने आए थे। समर मुस्कुराते हुए रचना से कहता है, हाँ ये वही डॉक्टर है, और वो देखो, वो कोने में जो 2 डॉक्टर पड़े हुए हैं, वो दोनों भी इसी के साथ तुम्हारे पिताजी का इलाज करने आए थे। रचना समर से पूछती है, तो ये डॉक्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं और तुमने इनका ये हाल क्यों किया है। समर रचना से कहता है, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें अपने राक्षस जैसे भाई को बचाने का। अब सच सुनो, तुम्हारे लाडले भाई ने ही इन तीनों डॉक्टर्स की मदद से तुम्हारे पिताजी के शरीर में वो स्लो पॉइजन प्लांट किया था। इसका इरादा था कि ये मिस्टर कपूर को मारकर तुम्हें कपूर हाउस से हमेशा के लिए निकाल दे और खुद पूरी संपत्ति का मालिक बन जाए। क्या अब भी तुम इसे बचाना चाहती हो। समर के मुंह से वरुण की सच्चाई सुनकर रचना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें बड़ी और गुस्से से लाल हो जाती है और उनमें से टप टप आंसू बहने लगते हैं। रचना का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो अभी के अभी वरुण को जिंदा जमीन में गाड़ देगी। रचना जहां खड़ी थी उस कोने में ही एक हॉकी स्टिक रखी हुई थी। रचना झट से उस स्टिक उठाती है और समर को वो हॉकी स्टिक देते हुए कहती है, ये लो, इसका जो हाल करना हो करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। समर मुस्कुराते हुए रचना से कहता है, नहीं, मुझे इसके हाथ पैर तोड़ने के लिए किसी स्टिक की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर शेखावत हाउस में रमन काका एक परेशान आदमी की तरह इधर उधर चक्कर काट रहे थे। रमन काका ने समर को हड़बड़ी में जाते हुए देख लिया था और तभी से उन्हें शक था कि प्रेरणा और समर जरूर कोई मुसीबत में है। रमन काका घर पर अकेले थे। वो अपना सारा काम छोड़कर बस इसी सोच में परेशान हो रहे थे कि आखिर प्रेरणा और समर कहाँ है और किस मुसीबत में है। पहले तो रमन काका प्रेरणा को कॉल करते हैं, लेकिन चूंकि प्रेरणा का फोन ऋतिक के पास था, रमन काका की प्रेरणा से कोई बात नहीं हो पा रही थी। वो लगातार प्रेरणा और समर को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन इन दोनों में से कोई रमन काका के कॉल का आंसर नहीं दे रहा था। रमन काका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। रमन काका ईशा को कॉल करते हैं। ईशा भी कॉल नहीं उठा रही थी। रमन काका को अब समर और प्रेरणा की काफ़ी फिक्र होने लगी थी। अब उनके पास पुलिस को कॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही रमन काका पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए नंबर डायल करने लगते हैं, उधर से ईशा का कॉल आता है। ईशा रमन काका से पूछती है, काका आपके 7 मिस कॉल्स पड़े हुए हैं, मुझे माफ़ करना, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में थी। क्या हुआ, घर पर सब ठीक तो है ना। रमन काका ईशा से कहते हैं, बेटी प्लीज़ तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ईशा रमन काका से कहती है, अरे काका सबसे पहले आप बिल्कुल शांत हो जाइए और आराम से बताइए हुआ क्या है, आपको किस बात की फिक्र है। रमन काका ईशा से कहते हैं, ईशा बिटिया, प्रेरणा बिटिया सुबह से गायब है और समर कुछ देर पहले यहाँ आया था। वो सिर्फ प्रेरणा बिटिया के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है। फिर उसे एक कॉल आया था और वो जल्दबाजी में आपकी गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया। मुझे डर है कहीं प्रेरणा बिटिया किसी संकट में तो नहीं है। ईशा रमन काका को शांत करवाते हुए कहती है, काका आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में ही घर आती हूँ। आई एम श्योर प्रेरणा एकदम ठीक होंगी, डोंट वरी। इतना कहकर ईशा कॉल कट करती है और मन ही मन सोचती है, इस बार तुम कहाँ ले गए मेरी बहन को समर, अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ईशा जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल करती है और अपने ऑफिस से घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण के घर जब रचना समर को वरुण को मारने की इजाजत दे देती है, समर कोने में पड़े हुए वरुण की ओर देख हंसने लगता है। वरुण समर को देख ऐसे देखकर डर रहा था जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। वरुण गिड़गिड़ाते हुए रचना से कहता है, कैसी बहन हो तुम, कोई कल का आया हुआ आदमी मुझे बेरहमी से मारने वाला है और तुम उसे मुझे मारने के लिए हॉकी स्टिक दे रही हो। रचना वरुण से कहती है, ये सब तो तुम्हें पिताजी के शरीर में जहर प्लांट करने से पहले सोचना चाहिए था वरुण, और मुझे बहन मत कहो, मुझे शर्म आती है अब तुम्हें अपना भाई कहने से। माँ के जाने के बाद पिताजी ने हमें इतने प्यार से पाला, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, तुम्हें बाहर पढ़ने भेजा और तुम उन्हीं के मारने का ख्वाब देख रहे थे। शुक्र करो समर सिर्फ तुम्हारा पैर तोड़ने वाला है, मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी तुम्हारे हर एक अंग शरीर से अलग कर दूं। समर वरुण के पास जाता है और अपना पैर जोर से वरुण के घुटने पर रख देता है, जिससे वरुण के घुटने की हड्डी टूटकर बाहर दिखाई देने लगती है। समर वरुण को जमीन से उठता है और वापस उसे जमीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आ जाती है। वरुण जोर से चिल्लाते हुए दर्द के मारे चीखने लगता है। उसे दर्द में देख रचना को कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन वरुण ने उनके पिताजी को मारना चाहा था, जिसके लिए वो वरुण को कभी माफ नहीं कर पाएगी। समर रचना से कहता है, अगर तुम इसे 1 आध घंटे के अंदर अस्पताल ले जाओगी तो शायद ये बच जाएगा, वरना इसका बच पाना मुश्किल है। मैं अब इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। रचना समर से कहती है, थैंक यू, मैं आगे की चीज़ें संभाल लूंगी, लेकिन समर मुझे पता है आज मेरे भाई ने अपनी हदें पार कर बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी मैं आशा करूंगी कि तुम हम लोगों से गुस्सा होकर मेरे पिताजी का इलाज ढूंढने से ना मुकर जाओ।
समर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए रचना से कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे पिताजी के अंदर से वो जहर निकालने का रास्ता 1 महीने के अंदर ढूंढ लूंगा और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। इतना सुनकर रचना के मायूस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। समर कोने में पड़े उस मोटे डॉक्टर और भानु प्रसाद को देख उनसे कहता है तुम दोनों अब एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। दरअसल जब समर ने उस मोटे डॉक्टर जिसका नाम विजय था और उसके साथी भानु प्रसाद को मारकर जमीन पर 2 बार पटक गिराया था, तभी दोनों डॉक्टर्स को समर की शक्तियों का ज्ञात हो चुका था। वो समर से लड़कर अपनी जान खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने जमीन पर पड़े पड़े ही इशारों में बात कर निर्णय कर लिया था कि वो दोनों बुरी तरह घायल होने का बहाना करेंगे और बच जाएंगे। लेकिन समर समझ गया था कि वे दोनों बस उससे बचने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। समर की बात सुनकर दोनों डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं और डरते हुए समर के पैर पकड़कर कहते हैं हमें प्लीज बख्श दो, हम डॉक्टर रतन की तरह मरना नहीं चाहते। हाँ हमें छोड़ दो, हम वादा करते हैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। समर हंसते हुए उनसे कहता है लगता है एक्टिंग करने में तो तुम दोनों ने महारत हासिल की हुई है। गॉट टू से इट इज़ इम्प्रेसिव। डरो मत, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना सुन डॉक्टर विजय और डॉक्टर भानु प्रसाद खड़े हो जाते हैं और समर से पूछते हैं कैसी मदद चाहिए आपको, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। समर उनसे कहता है डॉक्टर रतन, जिनकी मौत बड़ी अनफॉर्चुनेट थी, तुम दोनों इनके मृत शरीर को कहीं अच्छी जगह जलाकर आओ जहां इनकी आत्मा को शांति मिले। भानुप्रसाद समर से कहता है दरअसल एक जगह है जहां हम डॉक्टर रतन के मृत शरीर को जला सके। समर भानुप्रसाद से कहता है ठीक है तो चलो फिर मैं भी साथ ही चलता हूँ। भानुप्रसाद और विजय अभी भी समर से काफी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि समर उनके साथ इसलिए जाना चाहता है ताकि वो उन दोनों को भी मारकर रतन के साथ ही जला दे। विजय समर से कहता है अरे बेटे, तुम्हें शांत चलने की कोई जरूरत नहीं, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो। समर गंभीर आवाज में विजय से कहता है मैंने जितना कहा उतना करो वरना। समर की बात सुन भानुप्रसाद और विजय डर जाते हैं और कहते हैं चलो चलो आप भी हमारे साथ जल्दी चलो, हम अभी गाड़ी निकालते हैं। समर रचना की ओर देख उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। रचना अपनी निगाहें नीचे झुकाकर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। समर जानता था रचना ठीक नहीं है। एक तरफ उसके पिताजी बीमार थे और दूसरी तरफ उसे अपने भाई की घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चला था। समर चाहता था कि वो रचना को गले लगाकर शांत करें और समझाए कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें लोगों को सोचने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो उस परिस्थिति में उभरने के नए तरीके सोच पाए और जरूरी फैसले ले पाए। इसलिए समर हाँ में अपना सर हिलाते हुए रचना से कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर समर, डॉक्टर भानु प्रसाद और डॉक्टर विजय वहां से रतन यादव का मृत शरीर लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं। दूसरी ओर ईशा अपने घर पहुंचती है और देखती है रतन काका शेखावत हाउस के दरवाजे पर बैठे हुए थे। वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। ईशा अपनी गाड़ी से उतरकर रतन काका के पास जाती है। ईशा को देख रतन काका एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें प्रेरणा की फिक्र थी। क्या समर डॉक्टर विजय और डॉक्टर भानु प्रसाद को कहीं ले जाकर मार देगा। आखिर कौन सी जगह थी जहां ये दोनों डॉक्टर्स रतन यादव का मृत शरीर जलाना चाहते थे। क्या होगा जब ईशा को पता चलेगा कि प्रेरणा को किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या रचना अपने भाई वरुण को बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाएगी। 110